बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑन रिप्रोडक्शन एंड इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये लेक्चर हम कवर किस तरह से करेंगे, इस लेक्चर को कवर करेंगे पहले हम एमडीकैट के एस्पायरेंट्स के सिलेबस के कंटेंट के मुताबिक। उसके बाद हम इसको बीएस ज़ूलॉजी और इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो नीट एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, एफपीएससी है, पीपीएससी ज़ूलॉजी है, सीएसएस एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जो लेक्चर रहेगा ये परफेक्ट रहने वाला है। ओके गाइज, सबसे पहले जहाँ पे ये लेक्चर में भी काफ़ी लेंथी हो जाए तो एमडीकैट के जो एस्पायरेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम आज के इसी लेक्चर में कवर करेंगे और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसका पार्ट बन जाएगा एक और। ठीक है, तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो एमडीकैट के सिलेबस में अगर हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिलेबस का पार्ट हैं, उसमें सबसे पहले आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करना है, फिर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करना है इंक्लूडिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और तीसरा जो आपने इस चैप्टर में से चीज़ कवर करनी है वो है हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये तीन टॉपिक्स जो हैं ये आपको चैप्टर नंबर 18 क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्शन वाले में से कवर करने हैं। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन और इज़ इट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और नॉट, और नेचर ने इस प्रक्रिया को क्यों इस हर एक ऑर्गेनिजम्स को ये प्रोवाइड की है। तो हम इसके बारे में ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज इट्स न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप। अभी क्या बोला मैंने, कहा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के नए ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसकी ये जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे रिप्रोडक्शन का नाम दे देंगे। देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर हम बात करते हैं ना, कौन सी वो करैक्टर है, कौन सा वो फिनोमिना है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन the animals, the organisms that is considered on the borderline between living and non-living organisms, they are the viruses। तो वायरसेस जिसको हम बॉर्डरलाइन ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करते हैं, उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन का फिनोमिना देखा गया है। यानी कि इट्स मीन्स डैट कि ये सबसे क्रूशियल जो आप कह रहे हैं कि कौन सा वो कॉमन एक फिनोमिना है जो सभी ऑर्गेनिज्म में रहता है, वो बेटा कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। देखें, अगर हम बात कर लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको जिंदा रहने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़िंदा रहने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़िंदा रहने के लिए नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, उसको ज़िंदा रहने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इन सिस्टम्स के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो एक जो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स के बगैर, इन सिस्टम्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बगैर जो है वो जिंदा रह सकता है। तो ये चीज़ देखिए, मैंने दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स बोली हैं। पहले मैंने कहा कि कौन सा वो सिस्टम है, सिस्टम नहीं बोला, मैंने कहा कौन सा वो फिनोमिना है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन है, यानी कि पाया जाता है, लाजमी तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है, वो है रिप्रोडक्शन का फिनोमिना। फिर मैंने कहा कि अगर हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये तमाम सिस्टम्स जो हैं ये ज़रूरी होते हैं। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम बात कर लेते हैं एक दूसरा सिस्टम जिसको हमने नाम दिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर हम एक स्पीशी की बात करते हैं तो एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहती है। उसकी रीज़न क्या रहती है, सपोज दैट हमारे पास एक स्पीशी के मेंबर्स हैं जो कि 50 मेंबर्स जो हैं वो रह गए हैं। अगर इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन का फिनोमिना नहीं होगा, उसके नतीजे में क्या होगा, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नंबर्स जो होंगे ये कम से कम होते रहेंगे, 40 हो जाएंगे। अगर कोई तूफान वगैरह, आंधी वगैरह आ गए तो ये नंबर क्या होंगे, कम होते जाएंगे और फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएगा ये ऑर्गेनिज्म। सो इसलिए ज़रूरी है कि एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब देखें ज़रा, बेशक हम वायरसेस के बारे में कह रहे हैं कि वायरसेस के अंदर भी रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन वायरस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है ना उसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कहते, हम उसको एक और नाम देते हैं, हम कहते हैं दिस वन इज नोन एज अ रेप्लिकेशन फिनोमिना। तो हम उसको असल में क्या नाम देते हैं, हम उसको रेप्लिकेशन फिनोमिना का नाम दे देते हैं। तो रेप्लिकेशन जो है वो वायरसेस के अंदर देखी जाती है
राइट। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि उसमें भी वायरसेस अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। और रिप्रोडक्शन की अगर हम जर्नल से डेफिनेशन करें तो मैंने कहा द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस और टू प्रोड्यूस इट्स न्यू ऑफस्प्रिंग जस्ट लाइक इट्स ओन टाइप इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। सो इट्स मीन्स दैट द रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्पीशीज सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, एक इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, और एक कॉमन फिनोमिना है। और फिर आखिरी चीज़ वायरसेस के अंदर भी देखा जाएगा आपको, और उसके अंदर क्या नाम देंगे, हम उसको रेप्लिकेशन का नाम दे देंगे। चलिए जी, अब रिप्रोडक्शन जो होती है ना उसके कितने स्टेप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के बेसिकली 3 मेन स्टेप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप्स हैं? 3 मेन स्टेप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन का जो पहला स्टेप होता है ना, हम उसको नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नहीं, रिप्रोडक्शन का जो बेटा पहला स्टेप होता है ना, हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम दे देंगे गैमेटोजेनेसिस। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज नोन एज अ गैमेटोजेनेसिस। तो हम बच्चे उसको नाम देंगे गैमेटोजेनेसिस का नाम दे देंगे। इसका जो दूसरा फिनोमिना होगा उस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। दूसरा फिनोमिना कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन का दूसरा स्टेप। और तीसरा जो स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का, दैट इज अ डेवलपमेंट। सो हियर इज अ 3 स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस। द फर्स्ट वन इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, द सेकंड वन इज अ फर्टिलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज अ डेवलपमेंट। तो 3 स्टेप्स होते हैं। तो अब पहला स्टेप जिसका नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, सो यू नो दैट बेटर यहाँ पर बच्चे 2 होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में 2 आएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस भी 2 स्टेप्स में डिवाइड होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस ये एक आ गया, और दूसरा आ जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। सेकंड वन इज अ स्पर्मियोजेनेसिस, ये दूसरा आ गया। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद बात करें तो दूसरा होगा ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर हो रही है, टेस्टिस के अंदर। कहां पे हो रही है, मेल के अंदर। सो मेल के अंदर टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर ओवरी में ओजेनेसिस, राइट। उसके नतीजे में स्पर्म सेल और एग सेल बनेंगे। देन स्पर्म सेल और एग सेल की क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है 2 तरह की। नंबर 1 इज अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 इज अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दोनों के बेनिफिट भी हैं, दोनों के नुकसान भी हैं। और देखते हैं किसके अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है। देखिए, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं ना, वो ऑर्गेनिज्म जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और जो खुश्की पर पाए जाते हैं उनके अंदर कौन सी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जस्ट लाइक इन केस ऑफ अगर हम फिशेस की बात कर लेते हैं या फिर हम एम्फीबिया की बात कर लेते हैं, सो फिशेस और एम्फीबिया के केस के अंदर क्या होगी, फिशेस और एम्फीबिया के केस में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ह्यूमन के अंदर। अब इसके बेनिफिट और इसके नुकसान क्या होते हैं, देखिए अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का फायदा तो ये होता है कि जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज किया जाता है, जिसके नतीजे में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ये इसका बेनिफिट रहता है। लेकिन इसका नुकसान क्या रहता है, इसका नुकसान ये रहता है कि फीमेल की जो बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, वो 37 डिग्री है, और स्पर्म को जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पर्म सेल्स की जो डेथ होती है वो इस ट्रांसफरिंग के दौरान ही हो जाती है। ये इसका क्या आ गया, नुकसान आ गया, बेनिफिट आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बेनिफिट क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बेनिफिट ये होता है कि इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म और एग सेल होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज किए जाएंगे, पानी के अंदर रिलीज किए जाएंगे, तो क्या होगा कि उसके डेसिकेट होने के, खत्म होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म और एग सेल अगर एट द सेम टाइम जो है वो मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो जिसके नतीजे में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत जल्दी, बहुत कम डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर 2, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्पर्म और एग सेल को एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो स्पर्म और एग सेल जो हैं वो पत्थर के साथ, पानी की लहरों के साथ स्मैश हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके खत्म होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो इस वजह से हम कहेंगे कि जो नेचर है, नेचर ने क्या किया, नेचर ने अकॉर्डिंग टू द डिमांड के मुताबिक एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों के चॉइसेस दे दी। ऑर्गेनिजम्स को जो पानी के करीब पाए जाएंगे या पानी में पाए जाएंगे उनमें ये वाले फिनोमिना देखा जाएगा। अच्छा जी, अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद इंटरनल ही डेवलपमेंट होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, इंटरनल डेवलपमेंट होती है। जैसे कि अगर हम बच्चे यहाँ पे बात कर लेते हैं विवीपैरस ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। अब विवीपैरस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद इंटरनल डेवलपमेंट होगी। तो इसके एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, इसके एग्जाम्पल में बच्चे आप ले लेंगे
ह्यूमंस, जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देन आफ्टर दैट इंटरनल डेवलपमेंट. सो इट्स मीन्स दैट वी आर द, हम क्या हैं असल में विविपैरस है. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रही है. अगर हम इसकी बात कर लें तो ओविपैरस, राइट, ओविपैरस. जो ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ओविपैरस ऑर्गेनिज्म में आप यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जस्ट लाइक इन केस ऑफ द, अगर हम बर्ड्स की बात कर लेते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं, राइट. तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होते हैं, दे आर द फर्स्ट, जो रेप्टाइल्स होते हैं ना बेटा, रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट एमनियोट्स. फर्स्ट एमनियोट्स का मतलब जिन्होंने पहली बार टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को फेस किया और वहां पे खुशकी पर जिन्होंने अंडे देना शुरू किए, उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम नाम दे देंगे एमनियोट्स का नाम देते हैं. और फर्स्ट एमनियोट्स कौन से हैं? रेप्टाइल्स हैं. फर्स्ट एमनियोट्स कौन है? रेप्टाइल्स होते हैं. अच्छा जी, अब यहाँ पे याद रखिए कि ओविपैरस के केस में मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी? मैंने आपको एग्जांपल दी बर्ड्स में क्या होता है कि इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होगी वो एक्सटर्नल होगी और शेल के अंदर मौजूद होती है, राइट. तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ओविपैरस, विविपैरस एंड ओवोविविपैरस, जिसमें क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, लेकिन जब ऑर्गेनिज्म जो फीमेल होती है वो ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं देती. ये भी आपने याद रखना कि जो बर्थ की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने को मिलती है? जो बर्थ की प्रक्रिया होती है वो हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलती है विविपैरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर. विविपैरस ऑर्गेनिजम्स ये क्या करते हैं? अपने बच्चों को बर्थ देते हैं. इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने बच्चे को बर्थ नहीं देते. ये चीज़ आप याद रखेंगे, राइट. सो ओवोपैरस आपको बर्ड्स के बारे में बताया, विविपैरस आपको मैंने ह्यूमंस के बारे में बताया, और तीसरी जो कैटेगरी होती है दैट इज ओवोविविपैरस. ओवोविविपैरस, राइट. तो वो भी आप याद रखेंगे, ज़हन नशीन कर लेंगे कि इनमें क्या होता है कि डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन उसके बाद जब इनकी बर्थ नहीं होगी, तो जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फीमेल जो होगी वो फीमेल क्या करेगी? अंडे को, शेल को क्या कर देगी? ले कर देगी, और उसके बाद उस अंडे से एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो निकल आएगा. ठीक है, सिंपल अल्फाज में अगर हम कह लें तो आपके पास जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, एग लेइंग मैमल्स, ठीक है, दैट आर द ओवोविविपैरस आर द एग लेइंग मैमल, स्पाइनी आंट ईटर एंड एकिडना, राइट, और डक बिल प्लेटापस. सो ये इसी कैटेगरी के अंदर प्लेस किए जाएंगे. अब इसी एग्जांपल्स को आपने याद रखना है. जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं आपको कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा, उसमें ये एमसीक्यूज जो हैं इस्तेमाल किए जाएंगे, राइट. सो दैट इज द टोटल इंट्रोडक्शन अबाउट द रिप्रोडक्शन के स्टेप्स के बारे में. सो ये हमने आपको क्या बताया बेटा? ये आपको बताया स्टेप्स. तो स्टेप्स आपने लाजमी तौर पे याद रखने के. अगर आपको रिप्रोडक्शन के स्टेप्स के बारे में पूछा जाए तो आपको रिप्रोडक्शन के स्टेप्स भी पता होने चाहिए. 3 स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप में आगे कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होती हैं. फिर यहाँ पर आपको बताएंगे व्हाट इज द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस. ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट. तो रिप्रोडक्शन से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली. अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे. देखें, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखें भाई, अगर हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है. 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है ये सिस्टम. पहला पार्ट होता है, उनको हम नाम देंगे प्राइमरी ऑर्गन्स, और दूसरे कौन से होंगे? सेकेंडरी ऑर्गन्स. प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स. प्राइमरी ऑर्गन्स, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उन प्राइमरी ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं टेस्टिस का. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी ऑर्गन्स होंगे उन प्राइमरी ऑर्गन्स को हम क्या नाम देंगे? उन प्राइमरी ऑर्गन्स को नाम देंगे टेस्टिस का. अच्छा, यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है, व्हाट इज टेस्टिस एंड व्हाट इज टेस्टिस और व्हाट इज स्पर्म. अच्छा, यहाँ पर पहले एक बेसिक चीज़ें समझ लीजिए बेटा. क्या होता है जब भी लफ्ज़ स्पर्म आता है तो स्पर्म जैसे लफ्ज़ आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि स्पर्म शायद एक सेल की बात की जा रही है. स्पर्म जो लफ्ज़ है ना, ये आप कह लीजिए, समझ लीजिए कि ये सिंगुलर नहीं है, इट इज़ अ प्लूरल. ये एक प्लूरल वर्ड है. जब हम एक ही स्पीशी के बहुत सारे स्पर्म्स या एक ही स्पीशी के एक ही मेंबर्स के बहुत सारे स्पर्म्स के बारे में बात करते हैं तो हम लफ्ज़ स्पर्म इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब लफ्ज़ स्पर्म्स लिखा जाएगा, स्पर्म्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो स्पर्म्स होंगे ना वो डिफरेंट स्पीशीज़ की बात की जा रही है. डिफरेंट स्पीशीज़ के जो बहुत डिफरेंट स्पीशीज़ के स्पर्म्स होंगे ना, उसके लिए हम लफ्ज़ का यूज़ करेंगे, साथ में एस लगा देंगे. सो ये स्पर्म्स बन जाएगा फॉर द डिफरेंट स्पीशी. और अगर हमने सिंगल सेल के लिए डिस्कस करना है, लफ्ज़ लिखना है, तो वो होगा बेटा स्पर्मेटोजोआ. व्हाट इज इट इज अ स्पर्मेटोजोआ. सो स्पर्मेटोजोआ जो है इट इज़ अ सिंगुलर वर्ड. ये आपने याद रखना है, ये एक सिंगुलर वर्ड है. और जो स्पर्म है ये एक प्लूरल वर्ड है. और अगर हम बात करते हैं स्पर्म्स के बारे में, सो स्पर्म्स जो होंगे ये क्या होंगे असल में, आपने ये भी याद रखना है कि इट इज़ अ स्पर्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. जब डिफरेंट स्पीशीज के स्पर्म के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहेंगे तो हम बेटा ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज कर लेंगे. क्लियर होगी बात. अब इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्टिस और टेस्टिस में क्या फर्क होता है. देखिए, लफ्ज़ है TESTIS एंड TESTES.
ये दोनों में सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है? देखिए बेटा TES इट इज अ सिंगुलर, ये एक सिंगुलर वर्ड है। और अगर हम बात करते हैं TES इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द टू टेस्टिस, हम यहाँ पे दोनों टेस्टिस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर होगी बात? सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने जो चीजें डिस्कस करनी है उनमें पहले हम जनरल वे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रेलिवेंट जितनी भी डिजीज हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में, या फिर ओलिगोस्पर्मिया क्या है, या फिर क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्या होता है, में समटाइम क्या होता है कि जो टेस्टिस होती हैं वो बर्थ के बाद बच्चे की जो टेस्टिस होती हैं बेटा वो स्क्रोटल कैविटी के अंदर आते ही नहीं है, उसकी क्या वजह है, उसका क्या इलाज होता है, कब इलाज करवाना चाहिए, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इस टॉपिक का हिस्सा रहने वाले हैं, राइट। और उसके बाद हम कैस्ट्रेशन भी आपको बताएंगे कि कैस्ट्रेशन जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए जी, तो प्राइमरी ऑर्गन्स की बात करें तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन? प्राइमरी ऑर्गन होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर एक प्रक्रिया रहती है जिसको आप क्या नाम देते हैं? जिसको आप नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के फिनोमिना को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर को जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए बेटा टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टिस जो होती है ये इसकी जो लेंथ होती है बेटा, इसकी जो लेंथ होती है वो आपको तकरीबन लेंथ जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी जो विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसके अगर हम वेट की बात करें तो इसका जो वेट होता है दोनों टेस्टिस के वेट की बात करें तो वो 28 ग्राम होता है। यानी कि एक सिंगल टेस्टी के वेट की बात करें तो एक सिंगल टेस्टी जो होती है उसका जो वजन होता है वो कितना होता है? 14 ग्राम होता है। कितना होगा जी? 14 ग्राम होता है, राइट। अब अगर हम देखें ना कि स्पर्म सेल कितने बनते हैं, देखें याद रखिएगा एक सिंपल कैलकुलेशन आपको बताते हैं। 1 ग्राम के अंदर टेस्टी के 1 ग्राम के अंदर 1 सेकंड में 1000 स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है। 1000 स्पर्म सेल की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे बताइए 1 सेकंड के अंदर कितने स्पर्म सेल जो हैं वो दोनों टेस्टिस में बन रहे हैं। देखें 1 ग्राम बनाता है 1 सेकंड में 1000 स्पर्म, तो क्या हुआ? 14 ग्राम एक का वजन है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में एक टेस्टी जो है वो 14000 स्पर्म सेल बना रही है। और दोनों टेस्टिस कितने हजार स्पर्म सेल बनाएंगी? तो 1 सेकंड के अंदर 28,000 स्पर्म सेल्स जो होते हैं, इतने ज्यादा स्पर्म सेल्स की क्या हो रही होती है? फॉर्मेशन होती है दोनों टेस्टिस के अंदर विद इन 1 सेकंड, एक ही सेकंड के अंदर। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि किस तरह से जो स्पर्म की फॉर्मेशन है उसके जो नंबर है वो इंक्रीज होते हैं टेस्टिस के अंदर, राइट। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। उनमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। जस्ट लाइक केस ऑफ यूरोप के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं उनको ओलिगोस्पर्मिया फेस करना पड़ता है। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं ना बेटा, उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है मेल के अंदर। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न होती है जो टाइट अंडरवेयर्स पहन लीजिए या फिर जीन्स वगैरह यूज़ कीजिए, उन सब की वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है ना वो स्टॉप हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इन द ग्लोरियस कुरान क्या कहता है कि जब भी आपने खड़ा होना है कि आपकी टांगों के दरमियान में जो है, थाइस के दरमियान में, आपकी टांगों के दरमियान में फासला रहना चाहिए। उसकी रीजन क्या होती है? बिकॉज देयर इज अ मेंटेनेंस ऑफ द, इट इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द टेम्परेचर, राइट। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो यहाँ पर आपके ध्यान में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाई द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस जो होती हैं वो बॉडी से बाहर क्यों पाई जाती हैं? देखिए टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि जो टेस्टिस है ना इनको 4 कामों के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म मैच्योरेशन, स्पर्म सर्वाइवल एंड स्पर्म स्टोरेज। स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म मैच्योरेशन, स्पर्म सर्वाइवल एंड चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला? मैंने कहा स्पर्म स्टोरेज। इन 4 फिनोमिना के लिए क्या है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री इनको कम चाहिए। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है इनको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है? इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसी वजह से, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है हमारे इन सब कामों के लिए, तो इसी वजह से जो नेचर है उसने क्या किया? उसने क्या किया बेटा? उसने इन टेस्टिस को बॉडी से बाहर क्या कर दिया गया? प्लेस कर दिया गया इन स्क्रोटम के अंदर, राइट। मुझे जल्दी से ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए जिनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होती हैं। विच आर द ऑर्गेनिजम्स इन विच इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस आर प्रेजेंट? इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस आर प्रेजेंट। कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस आर प्रेजेंट? चले हिंट देते हैं आपको। हिंट में, ऑर्गेनिज्म के हिंट में बोलेंगे
प्रोटोथीरियंस प्रोटोथीरियंस के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होती हैं। प्रोटोथीरियंस कौन से होते हैं? दीज आर द एग लेइंग मैमल। एग लेइंग मैमल्स में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स बताई थी। दीज आर द डक बिल प्लेटापस। सेकंड नंबर पे कौन सी होती हैं? स्पाइनी आंट ईटर, एकिडना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में क्या आएगा? एलिफेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, व्हाट यू से अबाउट इट? प्रोटोथीरियंस के अलावा अगर बात करनी है तो एलिफेंट की बात कर लीजिए। एलिफेंट में भी तो उनके पेट के अंदर ही रहती हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डॉल्फिन की बात कर लीजिए, उसमें भी बॉडी के अंदर होती हैं। वेल्स की बात कर लीजिए, वेल्स में भी उनकी बॉडी के अंदर रहती हैं, सो इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी है। इनमें टेस्टिस जो होती हैं, दीज टेस्टिस आर द इंट्रा एब्डोमिनल। ये टेस्टिस क्या रहती हैं? बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो टेस्टिस हैं वो तब डिसेंडेंट होती हैं स्क्रोटल कैविटी के अंदर, जब उनमें आप कह लीजिए कि जब उनका रिप्रोडक्टिव सीजन होता है, राइट। जब उनका रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटल कैविटी के अंदर आ जाती हैं। अगर हम रोडेंट्स की बात करते हैं तो रोडेंट्स के केस के अंदर आपको ये वाला फिनोमिना जो है ये ऑब्जर्व करने को मिल जाता है। तो आपको होप सो इसका आंसर मिल गया कि ह्यूमंस के केस में टेस्टिस जो हैं वो बॉडी से बाहर क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि इन चार कामों के लिए टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम नहीं होगा तो ये प्रोसीजर मेंटेन नहीं किए जाएंगे। दैट्स व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। और कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें टेस्टिस बॉडी के अंदर पाई जाती हैं? ये अपने एक्सेप्शनल केस जो हैं वो अपने साथ रिमेंबर रखने, आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए। अब हम जरा बात करते हैं टेस्टिस। बेटा ये आ गई आपके टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, राइट। अब इस टेस्टी में आपको क्या देखने को मिलेंगे? टेस्टिस के अंदर आपको लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे। टेस्टिस के अंदर आपको बच्चे इस तरह से क्या देखने को मिलेंगे? यू विल फाइंड आउट द 250 to 300 लोब्यूल्स। 250 to 300 लोब्यूल्स जो हैं वो आपको इस टेस्टिस के अंदर इस तरह से बच्चे देखने को मिलेंगे, राइट। अब ये 250 से 300 जो लोब्यूल्स होंगे ना, कितने लोब्यूल्स बता रहे हैं आपको? LOBULES। मैं बता रहा हूँ 250 से लेके आपको 300 तक लोब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस लोब्यूल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? हाईली कन्वोल्यूटेड सेमीनेफ्रस टब्यूल्स। सेमीनेफ्रस टब्यूल्स जो होती हैं ना वो तकरीबन 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर बहुत लंबी होती है भाई। आधा मीटर सेमीनेफ्रस टब्यूल जो हैं वो इतनी आप कह लें कि बहुत ज़बरदस्त मैनर के अंदर अरेंजमेंट जो होती है सेमिनेफ्रस टब्यूल्स की इन लोब्यूल्स के अंदर रहती है। इन लोब्यूल्स के अंदर यानी कि कितनी सेमिनेफ्रस टब्यूल्स होती हैं? आपने कहना है 3 से 4। कितनी होती हैं? 3 से 4। उसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ आपके पास कितनी रहती है? आपके पास 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर लेंथ की सेमिनेफ्रस टब्यूल कितनी होती है? 3 से 4 जो हैं वो एक लोब्यूल में देखने को मिलती हैं। तो एक टेस्टिस के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी सेमिनेफ्रस टब्यूल्स होती हैं, तो आपने सिंपल कहना है कि एक के अंदर तकरीबन आपको देखने को मिल जाएंगी 1000 से लेकर 1200 तक। 1000 से लेकर 1200 तक। 1200 आपने कहना है कि सेमिनेफ्रस टब्यूल जो हैं वो टेस्टिस के अंदर आपको ऑब्जर्व करने को मिल जाएंगे, राइट। तो अब ये जो सेमिनेफ्रस टब्यूल्स हैं, अगर हम इस सेमिनेफ्रस टब्यूल को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हम इसको जरा बड़े वे के अंदर देखते हैं कि ये हमें कैसे देखने को मिलती है। देखिए सेमिनेफ्रस टब्यूल जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ये है सेमिनेफ्रस टब्यूल, राइट, इस तरह से। अब इस सेमिनेफ्रस टब्यूल में आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देखने को मिलेगी जी जर्मिनल एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको इस तरह से क्या बच्चे देखने को मिलेगी? आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जो है उसकी आपको क्या देखने को मिलेगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गए और उसके बाद ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, इस बेसमेंट जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर वाली साइड के ऊपर यहाँ पर आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स। इन सेल्स को आप क्या नाम देंगे? सर्टोलाइज सेल्स। क्या नाम देंगे? सस्टेंटिकुलर सेल्स। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज जो है वो कंफ्यूज करते हैं। सर्टोलाइज सेल्स बोल रहा हूँ मैं लफ्ज एक, और इसी का दूसरा नाम होता है सस्टेंटिकुलर सेल्स, या इसी को हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स, या इसी को हम क्या नाम देते हैं? सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमोर्डियल जर्म सेल PGC, या फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? लेडिग सेल्स। So what is the Leydig cells? Leydig cells is the second name of the interstitial cells
एंड सर्टोली सेल्स इज द सेकंड नेम ऑफ द सस्टेंटिकुलर सेल्स। अब ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, ये सर्टोली सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कौन से सेल्स देखने को मिलेंगे? यहाँ पर आपको सर्टोली सेल्स जो हैं और साथ में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स एंड द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये दोनों सेल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जर्मिनल एपिथेलियम में। जर्मिनल एपिथेलियम में आपको ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। अब इनके बीच में देखिए जर्मिनल एपिथेलियम में आपको ये देखने को मिल गई। अब उसके बाद ये बाहर वाले देखिए, ये एक सेल आ गया, ये आगे, ये इस तरह से मौजूद है, राइट, इस तरह से। अब सेल्स के बाहर जो स्पेस होती है उसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल। तो ये वाली जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, देखिए याद रखिए जो इंटरस्टिशियल सेल्स है ना, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेटोलाइज सेल्स। और ये जो सेटोलाइज सेल्स है ना, सेटोलाइज सेल्स के दरमियान में एक कैविटी है जिसको हम नाम देते हैं ल्यूमन का। क्या नाम देते हैं? ल्यूमन का। यानी कि ये पूरी टब्यूल का नाम क्या है? इस पूरे टब्यूल का नाम है सेमीनेफ्रस टब्यूल। सेमीनेफ्रस टब्यूल, पूरी टब्यूल का नाम क्या है? सेमीनेफ्रस टब्यूल। उस सेमीनेफ्रस टब्यूल की बाहर वाली साइड पर क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी है? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के आपके अंदर सेल्स देखने को मिले हुए हैं। कौन से सेल्स देखने को मिले हैं? यहाँ पर आपको सेल्स देखने को मिला है जिसको आप नाम दिया सर्टोली सेल्स। क्या नाम दिया आपने? सर्टोली सेल्स का नाम दिया है। और वो एक कैविटी को इनक्लोज कर रहे हैं। उस कैविटी का नाम क्या है? कैविटी का नाम है ल्यूमन, जहां पे स्पर्म सेल्स को रिलीज किया जाना है। अब मैंने कहा कि ये जो आपको सर्टोलाइज सेल्स हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स हैं, पीजीसीज, ये तो इस तरह से कैविटीज के ये बाहर वाली साइड पर मौजूद है। इनके बीच में ये जो खाली जगह है, यहाँ पर आपको चंद एक और सेल्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो दूसरे सेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनको पहली बात इस जगह को नाम देंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। इस जगह को आप नाम देंगे इंटरस्टिशियल स्पेस का नाम देंगे। और यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, इसको आप नाम देंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल। इन इंटरस्टिशियल सेल्स की आपको एक अलग से डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखिए ये है हमारे पास दिस रीजन इज नोन एज ये हमारे पास बेटा यहाँ पर मौजूद है स्पर्मेटोगोनिया, and there is a presence of the sustentacular cells, or you can also call it out the Sertoli cells, right? तो ये इस तरह से मौजूद है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। इन स्पर्मेटोगोनिया के बीच में यहाँ पर बच्चे आपको कौन से सेल्स देखने को मिलेंगे? ये जो बीच में आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, इन सेल्स को आप क्या नाम देंगे? इनको आप नाम देंगे इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात? अब हम ये देखेंगे कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स है या फिर जो सेमीनेफ्रस टब्यूल्स हैं, ये वाला जो रीजन आपको दिखाया मैंने, ठीक है, तो ये किस तरह से हार्मोन रेगुलेशन से कंट्रोल की जाती है। देखें सबसे पहले क्या रहने वाला है यहाँ पर, सबसे पहले बच्चे यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये रहेगा कि आपका जो ब्रेन है, राइट, ब्रेन में हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा, ब्रेन में हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी ये याद रखनी है कि जो मेच्योरिटी का लेवल है, मेच्योरिटी का लेवल जिसका नाम है, यहाँ से कौन से हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोडायोल हार्मोन। ये 3 हार्मोन जो होते हैं जो मेल की बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये आदम एप्पल्स, राइट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेल्स में बाहर होता है। इसके अलावा बात करें तो मसल्स साइज में बड़े हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। इसी तरह से जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है ना, उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं। अब ये कैसे इन्वॉल्व होते हैं उसको जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पे बना देते हैं आपके लिए। देखिए ये है हाइपोथैलेमस, राइट, इट इज अ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगा। हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। अब वो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलेगा, इट विल एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर या एडिनोहाइपोफाइसिस के ऊपर रिएक्ट करेगा। जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा ना, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे हार्मोन निकलेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा ICSH हार्मोन। ये हार्मोन जो होगा ना, ये जाकर एक्ट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर। इट विल एक्ट ऑन द इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर जाकर क्या करेगा? एक्ट करेगा। और वो इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं ये नरिशमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक ICSH हार्मोन निकलेगा और दूसरा कौन सा निकलेगा? दैट इज अ FSH हार्मोन। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन निकल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस हार्मोन विल एक्ट, ये हार्मोन एक्ट करेगा किसके ऊपर? ये एक्ट करेगा, ये आपके पास जो स्पर्मेटोगोनिया है, सर्टोली सेल्स हैं, ये उनके ऊपर एक्ट करेगा। यानी कि सर्टोली सेल्स, या फिर सिंपल अल्फाज में क्या लीजिए कि जो सेमीनेफ्रस टब्यूल है, सेमीनेफ्रस टब्यूल्स, ये जो सेमीनेफ्रस टब्यूल्स होंगे ना, इस सेमीनेफ्रस टब्यूल्स के ऊपर एक्ट करेगा। और सेमीनेफ्रस टब्यूल्स पे एक तो FSH एक्ट करेगा, राइट, और यही जो हार्मोन होंगे ना जो स्पर्म प्रोडक्शन करवाने हैं, सेमीनेफ्रस टब्यूल्स में जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवानी है, उस स्पर्म्स की प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होगा? थ्रू आउट द लाइफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पूरी जिंदगी में क्या करेगा, इस चीज के अंदर इन्वॉल्व रहता है। क्लियर होगी बात, हार्मोनल रोल। अब देखिए सम टाइम क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म्स के नंबर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, राइट। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, अगर हार्मोन का लेवल क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, तो बॉडी में हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म्स का नंबर है, काउंट जो होता है वो इंक्रीज भी हो जाता है और डिक्रीज भी हो जाता है। देखिए स्पर्म्स हमने आपको बताया कि देखें एक बार जब इजैकुलेशन होती है, तो एक बार इजैकुलेशन के दौरान 2.5 ml से लेकर 2.5 ml से लेकर 5 ml तक जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द वन इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन के दौरान। अब देखिए हमने आपको बताया था कि एक सेकंड में 28,000 बन रहे हैं। अब एक इजैकुलेशन में कितना सीमन रिलीज हो रहा है, 2.5 से लेकर 5 ml सीमन रिलीज हो रहा है। अब इस सीमन के अंदर कितने स्पर्म्स हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर आप याद रखें कि 120 मिलियन से लेकर 20 मिलियन से लेकर 150 मिलियन तक, 20 मिलियन से लेकर 150 मिलियन तक जो है वो स्पर्म सेल हो सकते हैं। अगर स्पर्म सेल्स का जो नंबर है वो इसके बीच में है कहीं पे, यानी कि सपोज दैट अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि जो स्पर्म सेल है, जो स्पर्म काउंट है वो सीमन के अंदर 20 ml से नीचे चला जा चुका है, तो हम कहेंगे कि ये जो मेल है ये कभी भी किसी भी बच्चे का बाप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज स्पर्म काउंट इज वेरी लो। और ये जो डिजीज होगी, इस डिजीज को हम क्या नाम देंगे, वी कॉल्ड इट आउट द ओलिगोस्पर्मिया। हम इसको क्या नाम देंगे, ओलिगोस्पर्मिया का नाम देंगे। सो ओलिगोस्पर्मिया में ये चीज आपने याद रखनी है कि एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें स्पर्म काउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो ये बड़ी आप कह लीजिए कि एक पेशेंट को इस चीज को बताना एक बड़ा अजीब सा डॉक्टर का बन जाता है कि जब किसी को बताना। अब यहाँ पर आपके जहन में ये प्रश्न आ सकता है कि देखिए ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स होते हैं वो तो फादर नहीं बन सकते, लेकिन नॉर्मली तौर पर कितनी एज तक जो है एक मेल जो है वो फादर बन सकता है, राइट। तो बेटा इसका सिंपल आंसर ये है, अगर हम एक मेल की बात कर लेते हैं तो एक मेल, अ मेल कुड बी द फादर ऑफ अ चाइल्ड एट द एज ऑफ द 70 to 75 ईयर तक जो है एक जो मेल है वो किसी भी बच्चे का बाप हो सकता है। अब देखिए जैसे जैसे एजिंग का फिनोमिना होगा, आपको पता है कि देखिए एजिंग जो है, एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो दो तीन काम कर लीजिए, या तो आप स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लीजिए जो कि आप कह लीजिए कि इस दुनिया में नियम के खिलाफ है। दूसरा काम आप क्या अचीव करिए, आप जमीन से बाहर जाइए, किसी ब्लैक होल के करीब जाकर रहना शुरू कर दीजिए, तो आपकी जो जिंदगी है उसका जो वक्त होगा, जो टाइम होगा वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से आप अमर हो सकते हैं, यानी कि सिंपल अल्फाज में आप एजिंग की प्रक्रिया को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि एजिंग स्टॉप नहीं हो सकती। अब एजिंग जो है अगर ये स्टॉप नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये है कि स्पर्म, देखिए स्पर्म थ्रू आउट द लाइफ बनते रहेंगे, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फिर क्या चीज जो है वो एजिंग इफेक्ट करती है। एजिंग जो है ना वो असल में बच्चे इफेक्ट करती है स्पर्म्स को, लेकिन ये स्पर्म काउंट को इफेक्ट करती है और स्पर्म्स की क्वालिटी को इफेक्ट करती है। तो क्या होता है कि देखिए स्पर्म्स की क्वालिटी को इफेक्ट करती है। अब ये स्पर्म की क्वालिटी को इफेक्ट कैसे करती है, देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी स्पर्म का नंबर भी डिक्रीज होता रहेगा, और सेकंड चीज बेटा स्पर्म की क्वालिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होंगे स्पर्म्स के वो भी क्या होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे। तो इस तरह से ये चीज आपने ये याद रखना कि जो एजिंग है वो इस तरह से क्या करेगी, इफेक्ट कर देती है स्पर्म्स की क्वालिटी को भी, राइट। ये चीज समझ में आ गई कि स्पर्म की क्वालिटी को इफेक्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने कहा कि अगर जो हार्मोनल लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल लेवल के इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होगा, ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा, और ये किस तरह से एजिंग की प्रक्रिया के साथ कनेक्टेड है वो आपको बता दिया गया। अब हम देखते हैं बैक टू द टॉपिक, जो हम आपको स्ट्रक्चर समझा रहे थे वो स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए। हमने आपको क्या कहा, हमने कहा कि जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस बॉडी से बाहर भी पाई जाती हैं और एक थैली के अंदर पाई जाती है। उस थैली को हमने क्या नाम दिया, स्क्रोटम का नाम दिया। क्या नाम दिया, स्क्रोटम का नाम दिया। देखिए टेस्टिस और स्क्रोटम से रिलेवेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो एमडी कैट का नहीं है, वो देख रहा है, तो वो थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, बेसिक क्लियर कर ले, उसके बाद हम अभी लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, उसमें ये बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे, हर एक चीज डिटेल में क्लियर करवाएंगे। देखिए अब ये ना टेस्टिस है, राइट। इस टेस्टिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, लोब्यूल्स, 250 से 300 लोब्यूल्स है। इन लोब्यूल्स के अंदर 50 सेंटीमीटर की सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कितनी होती है, 3 से 4 होती है। कितनी होगी, 3 से 4 होंगी। 50 सेंटीमीटर उसका डायमीटर रहता है। अब यहाँ पे गौर से देखिए बच्चे, ये सारी जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होंगे ना, ये सारी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर आके कलेक्ट करने वाली है, ये इफेरेंट ट्यूब्यूल्स के अंदर। किसके अंदर, अफेरेंट आर्ट्रियूल्स कह लीजिए या अफेरेंट ट्यूब्यूल्स कह लीजिए। कि यहाँ से सारे के सारे जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होंगी, दे आर गोइंग टू बी ओपन इनटू द, वो कहां पर ओपन रहने वाली है, वो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। उस सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके बच्चे क्या होने वाली है, ओपन होने वाली है। ये देखिए ये सारी किसमें ओपन होगी, जो आपके पास इफेरेंट ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स आर गोइंग टू बी ओपन इनटू द इफेरेंट। इफेरेंट के अंदर ओपन होने वाली है, और उसके बाद फिर बेटा ये जो इफेरेंट होंगी ये आपस में यहाँ पर इस तरह से कलेक्ट होंगी, और कलेक्ट होने के बाद स्पर्म्स को इकट्ठा करने के बाद बच्चे यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगी
हमारे पास एपिडिडमस, क्या निकलेगी? एपिडिडमस, राइट, इस तरह से। तो ये इस टेस्टिस के इर्द गिर्द जाके घूमना शुरू कर देगी, राइट। तो ये देखिए जरा, यहां से निकलेगी बच्चे, और ये इस तरह से, यहां से हमें थोड़ा रेस करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। ये बेटा यहां से घूमेगा और यहां से आएगा बेटा ये वाला एपिडिडमस, और उसके बाद यहां से आप इसको याद रखिएगा कि इस तरह से कर लेते हैं। चलिए ये देखिए ऐसे कुछ। अब ये वाला जो रीजन है इसको आप क्या नाम देंगे? एपिडिडमस। एपिडिडमस, एपिडिडमस ही वो पोर्शन होगा जहां पे स्पर्म से क्या बने? मैच्योर। स्पर्म्स को मैच्योर होने के लिए कितने दिन चाहिए? कम से कम 62 दिन। कितने दिन चाहिए? कम से कम 62 दिन, यानी कि 62 डेज जो है वो एक पावरफुल स्पर्म्स के लिए चाहिए जो कि फर्टिलाइजेशन को करने के काबिल हो सकता है, यानी कि बेहतर फर्टिलाइजेशन में हिस्सा ले सकता है। अब ये देख लीजिए, ये प्रक्रिया जो है बेटा आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी। अब एपिडिडमस के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है उसको हम नाम देते हैं स्पर्म डक्ट। क्या नाम देंगे? स्पर्म डक्ट, या फिर आप उसको नाम देते हैं वास डेफरेंस। क्या नाम देंगे? वास डेफरेंस का नाम देंगे। स्पर्म डक्ट एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्पर्म बने, स्पर्म बनने के बाद कहां पर आ गए? इफेरेंट ट्यूब्यूल्स में आ गए, इफेरेंट ट्यूब्यूल्स में आ गए या सेक्रेट ट्यूब्यूल्स में आ गए। उसके बाद वो सारे इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद कहां पे चले गए? एपिडिडमस में चले गए। एपिडिडमस में मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद कहां पे चले गए? दे विल कम इनटू द स्पर्म डक्ट। वो स्पर्म डक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब ये जो स्पर्म डक्ट है ना, ये बेटा कहां पे जाके मिलेगी? देखिए स्पर्म डक्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर, आपको ओरिजिनल जरा मैं चीज दिखाऊंगा, अभी फोटो में देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पड़ा है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। एक स्पर्म डक्ट इधर से आएगी, दूसरी स्पर्म डक्ट जो है वो इस साइड से आएगी। अब ये देखिए, ये स्पर्म डक्ट आई, ये स्पर्म डक्ट आने के बाद ये कनेक्ट करेगी इसके अंदर वाली साइड पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चे आपको क्या देखने को मिलेंगे? हियर इज द प्रेजेंस ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स। क्या यहाँ पे क्या मौजूद है? सेमिनल वेसिकल्स मौजूद है। अब ये सेमिनल वेसिकल सेक्रेशंस ऐड करेंगे। ये सेमिनल वेसिकल्स क्या ऐड करेंगे? सेक्रेशन, यानी कि एक स्पर्म डक्ट जो है वो यहां से आ रही है और दूसरी स्पर्म डक्ट जो है वो इस साइड से आ रही है। कहां से आ रही है? इस साइड से आ रही है। अब यहाँ पर एमसीक्यूज बेटा ये पूछा जा सकता है कि देखें, जो हमारे पास स्पर्म डक्ट है, जो हमारे पास स्पर्म डक्ट है वो किस रीजन पे जाके यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होती है? तो आपने कहना है ये उस रीजन पे जाके अटैच होगी जहां पर सेमिनल वेसिकल्स पाई जाती हैं। जहां पर सेमिनल वेसिकल्स पाई जाती हैं तो वहां पर आपने कहना है कि ये जाके क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी जहां पर सेमिनल वेसिकल्स पाई जाती हैं। अब यहां से सेमिनल वेसिकल, उसके बाद बेटा क्या होगा? देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब निकल रही है, दैट इज ट्यूब दैट इज कमिंग आउट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि इट विल मूव टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। ये किसकी तरफ मूव करके जा रही है? यूरेथ्रा की तरफ मूव करके जा रही है। तो सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पे आ गई। सेमिनल वेसिकल्स के बाद ये वाली जो चीज है जो बेटा यूरेथ्रा की यूरिनोजेनिटल डक्ट, लफ्ज के यूज के मैंने यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं। लफ्ज है बेटा यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये यूरिनोजेनिटल डक्ट का जो लफ्ज है ये सिर्फ और सिर्फ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके रीजन क्या रहती है बेटा? उसकी रीजन ये रहती है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें जो आप कह लें कि जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है वो यूराइन को भी इजेक्ट बॉडी से निकालती है और बेटा वो जेनिटल पार्ट में भी, जेनिटल आप कह लीजिए कि रिप्रोडक्शन में भी हिस्सा लेते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पे लफ्ज का इस्तेमाल किया यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी कि यूराइन के साथ साथ अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, तो उसी की बेस पर आपने उसको क्या नाम दिया? यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम दे दिया। सो दोबारा से सुनिए, क्या था मैंने? वास डेफरेंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी वो नाली है, कौन सी वो डक्ट है जो टेस्टिस से बाहर निकलती है, कौन सी वो डक्ट है जो टेस्टिस से स्पर्म्स को लेके पहली बार बाहर निकलती है, तो आपने ये नहीं कहना कि दैट इज एपिडिडमस। बेटा एपिडिडमस कभी भी स्पर्म्स को टेस्टिस से लेके बाहर नहीं निकलती। अगर आप गौर से देखें तो वो टेस्टिस के इर्द गिर्द ही घूमी जा रही है, वो टेस्टिस के इर्द गिर्द ही घूमी जा रही है। और ये सारा जो रीजन है बेटा, ये सारी चीज जो है ये स्क्रोटम के अंदर मौजूद है, ये सारी स्क्रोटम के अंदर मौजूद है। और स्क्रोटम से जो चीज बाहर जा रही है इन्वेनल कैनाल के जरिए से, यहाँ पे बेटा एक ऐसे एक स्ट्रक्चर होगी जहां से जो टेस्टिस हैं वो अंदर की तरफ मौजूद है स्क्रोटम के अंदर। क्या चीज बाहर निकल रही है तो उसका नाम क्या होगा? वास डेफरेंस, यानी कि वास डेफरेंस यानी कि स्पर्म डक्ट। तो आप कभी भी ये चूज मत करना कि एपिडिडमस स्पर्म को लेकर निकल रही है। कौन लेकर निकला? स्पर्म डक्ट लेकर निकल रही है। स्पर्म डक्ट यूरिनरी ब्लैडर से जाकर मिलेगी। कौन सा ग्लैंड है वहां पर? सेमिनल वेसिकल। कौन सा? सेमिनल वेसिकल। उसके बाद वो सेमिनल वेसिकल से तो मिल गई, लेकिन उसके बाद यही जो चीज है ना बेटा, आगे स्पर्म डक्ट जो है नाउ इट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द
इजैकुलेटरी डक्ट, ये आपके पास इजैकुलेटरी डक्ट में चेंज होगी। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट में जब चेंज होगी तो बेटा इसकी दोनों तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों तरफ आपको कौन सा ग्लैंड देखने को मिलेगा? आपको प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगा। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है कि जो पीएच होती है, स्पर्म्स की जो पीएच है, ठीक है, पीएच, इस पीएच को मेंटेन करने का जो काम है, पीएच को बेटा जो मेंटेन करने का काम है वो किसका रहेगा? दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। वो किसका रहने वाला है? प्रोस्टेट ग्लैंड का रहने वाला है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये काम होता है कि ये पीएच को क्या करता है? मेंटेन करता है। समटाइम क्या होता है कि जो मेल का केस होता है ना, मेल के केस में ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये वीक हो जाता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो जाता है तो रात को जब सोएंगे तो सोने के बाद जो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में ये एक बीमारी रहती है कि रात को स्पर्म्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, राइट, वो रात को स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली तौर पर। उसके रीजन क्या होते हैं कि उनके प्रोस्टेट ग्लैंड में खराबी है, प्रोस्टेट ग्लैंड में खराबी की वजह से सब कुछ होगा। उसके बाद ये आगे की जानिब जो रीजन है बेटा, ये मजीद ऐसे बढ़ेगा आगे की जानिब, और आपको पता है कि हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जाके ओपन हो जाएगा। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आपको बेटा क्या देखने को मिलेगा? आपको वहां पे देखने को मिलेंगे दो और ग्लैंड, एक होते हैं सेमिनल वेसिकल, एक होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरे कौन से आपको देखने को मिलेंगे? यू विल फाइंड आउट द कॉपर्स ग्लैंड। क्या फाइंड करेंगे? ये जो ग्लैंड होंगे ना, इसको आप नाम देंगे कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम देंगे? कॉपर्स ग्लैंड। अब ये कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? देखिए कॉपर्स ग्लैंड का देखें, स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स निकले स्पर्म डक्ट से, स्पर्म डक्ट से निकलने के बाद ये आगे कहा स्पर्म डक्ट से मिले, स्पर्म डक्ट के बाद यहाँ पे क्या मिलता है? सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है कि जितनी भी मिल्की सेक्रेशंस है ना, स्पर्म देखे ना, स्पर्म जब बॉडी से रिलीज होते हैं तो वो एक मिल्की सेक्रेशंस के अंदर रहता है। वो जो मिल्की सेक्रेशन बनाने का काम है वो किसका है? वो सेमिनल वेसिकल का रहने वाला है। और इसको न्यूट्रिशन भी तो प्रोवाइड करनी है, वो सेमिनल वेसिकल के जिम्मे रहता है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मिल्की सेक्रेशन बनाता है, ताकि जो स्पर्म्स है ना, जब उसको इस यूराइनरी ये जो डक्ट है इसमें से पास करना है, उस वक्त इसको जो खुराक प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है वो इसी की रहने वाली है, राइट। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का पहला काम पीएच को मेंटेन करना, दूसरा काम इसको स्पर्म जो है उसको आप कह लीजिए कि बॉडी से रिलीज होने से रोकना, और तीसरा आ गया कॉपर्स ग्लैंड। अब कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? कॉपर्स ग्लैंड का काम ये रहता है कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पीनस वाला रीजन होता है ना, वहां पे इसका काम ये रहता है कि कॉपर ग्लैंड जो है ना, बिफोर द रिलीज ऑफ द स्पर्म के रिलीज से पहले ये कुछ आप कह लीजिए कि सिक्रेशंस बना देता है। वो जो सिक्रेशंस होती है ना, उसका काम ये होता है कि देखिए जब यूराइन गुजरता है, यूराइन की वजह से वो जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है जहां से स्पर्म्स ने रिलीज होना है, यूराइन की वजह से उसकी जो पीएच है वो चेंज होती है। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए, स्पर्म्स के लिए सूटेबल बनाने के लिए, ताकि स्पर्म्स की जो डेथ है वो कम से कम रहे, क्या किया जाएगा? ये जो कॉपर्स ग्लैंड है ये सिक्रेशंस बनाएगा, जिसके नतीजे में बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म देयर इज द पीनस ग्लैंड। पीनस ग्लैंड कहते हैं पीनस का जो सबसे सेंसिटिव रीजन रहता है, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर कुछ सेक्रेशंस जो होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। वो किसके जिम्मे रहता है? वो कॉपर्स ग्लैंड के जिम्मे रहता है। तो इस तरह से देखिए एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करें तो हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये तीनों इन्वॉल्व होती हैं, और किस तरह से ये स्पर्म जो है उसको बॉडी से रिलीज करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब फाइनली एक आखिरी चीज अंडरस्टैंड करेंगे, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है उसमें कौन सा एमसीक्यूज बन सकता है? यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एमडीकैट के लिए बेटा, जो फ्रेम किया गया था, आप उसको जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि वो कौन सा है। उसके बाद आपका जो लेक्चर होगा बेटा वो एंड हो जाएगा, राइट। अब जरा देख लेते हैं बच्चे, यहाँ पे देखें स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, स्पर्मेटोगोनिया बेटा सबसे पहले डिवाइड होगा, साइज में इंक्रीज होगा एक सिंपल से डिवीजन के जरिए से। ये देख लीजिए, हियर इज अ स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या चीज मौजूद है? ये है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉइड सेल है, ये माइटोसिस के जरिए से डिवाइड होगा। ये जब माइटोसिस के जरिए से डिवाइड होगा तो ये साइज में बड़ा हो जाएगा, उसके नतीजे में बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। उसके बाद बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये बेटा डिवाइड होंगे मियोसिस 1 के जरिए से। यहाँ पर एमसीक्यू बनेगा कि बेटा मियोसिस 1 जो है वो किस में होती है? क्या वो स्पर्मेटोगोनिया में होती है? क्या वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ये होना चाहिए कि बेटा ये किस में हो रही है? ये हो रही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस 1 होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि बेटा यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो क्या बन जाएगा? देखें एक सेल से दो सेल डिवाइड हो गए तो क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस 2,
मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। अब देखिए ना, मियोसिस 1 जो होती है बेटा ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कि यहाँ पे क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो माइटोसिस के नतीजे में बने तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, यहाँ पे 2n यहाँ पे 2n। जब मियोसिस 1 होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने की वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या आ जाएगा 1n आ जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होंगे जिसके नतीजे में 1 2 3 और 4 कितने बनेंगे 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे 4 स्पर्मेटिड्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज जरा गौर से, वो ये है कि बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज याद रखनी चाहिए कि एक ही वक्त में कितने स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होगी, 4 स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होने वाली है, यानी कि 4 स्पर्मेटोजोआ बनने वाले हैं, राइट। ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड होगा माइटोसिस के जरिए से 2 सेल जरूर बनेंगे, लेकिन जब हमने ये देखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मैकेनिज्म में एक बार में कितने सेल्स बनते हैं, तो आपने कहना है कि एक बार में कितने सेल्स बनेंगे, सिर्फ 4 सेल्स बनेंगे। 4 सेल से ज्यादा सेल नहीं बनने वाली, यानी कि ये देख लीजिए, ये बेशक स्पर्मेटोगोनिया के डिवाइड होने से माइटोसिस के जरिए से एक और सेल बना है, लेकिन ये एक दूसरे साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार में कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, 4 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ गया, here is the 4 spermatids। अब ये वो 4 spermatids होंगे ना, इसके अंदर चेंजेस होंगे, they are going to be changed into the sperms, ये sperms के अंदर चेंज होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि अगर एमसीक्यूज में बेटा आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा वो सेल है जो कि स्पर्म मदर सेल है, विच वन इज ए स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल। तो स्पर्म मदर सेल कौन सा होता है, तो यहाँ पे बेटा आपने ये नहीं कहना कि स्पर्म मदर सेल इज ए स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इज नॉट अ स्पर्म मदर सेल। स्पर्म कहां से बनना है ना, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। वो कौन सा सेल है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज अ स्पर्म मदर सेल। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया दिया गया हो तो जाहिर सी बात आपने क्या चूज करना है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर एब्सेंट होगा देन इन दैट केस यू विल हैव टू चूज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इस केस के अंदर आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चूज करना है। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी नहीं है तो फिर आपके पास एक आखिरी हल बचेगा, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन आपने प्रेफर किसको करना है, अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो आपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को ही प्रेफर करना है। क्लियर होगी बात। अब फाइनली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटिड एंड स्पर्म। स्पर्मेटिड और स्पर्म में फर्क क्या होता है, देखिए स्पर्मेटिड जब स्पर्म में चेंज होते हैं ना तो स्पर्म्स की जो शेप होती है उसमें चंद चीजें आपने याद रखनी है। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, नंबर 1 बेटा उसमें हेड ऐड होता है, उसमें बेटा नेक ऐड होती है, उसमें आप कह लें कि टेल सेक्शन ऐड होता है और उसमें फ्लैजेला जो है वो ऐड होता है। सबसे पहले हेड वाला रीजन के बाद आपको यहाँ पे नेक वाला रीजन के बाद यहाँ पर आपको एक बैक साइड वाला टेल वाला रीजन और उसके पीछे आपको क्या नजर आएगा, फ्लैजेला। तो ये बेटा आ गया फ्लैजेला, ये आ गया उसका हेड वाला रीजन के आगे वाला जो कोना होता है ना, इस कोने को हम नाम देते हैं एक्रोसोम का। इस कोने को क्या नाम देंगे, एक्रोसोम का बेटा नाम देंगे। अब ये एक्रोसोम होता क्या है, इस एक्रोसोम के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है एक्रोसोमल वेसिकल। क्या रहती है, एक्रोसोमल वेसिकल। ये एक्रोसोमल वेसिकल क्या चीज है, एक्रोसोमल वेसिकल असल में लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। यानी कि जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम आपने पढ़ा था कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो लाइसोसोम के पास रहते हैं। लाइसोसोम के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन मौजूद है, अब उस लेक्चर को लाजमी तौर पर क्लिक कीजिएगा, आपको मुकम्मल तौर पर जानकारी उसमें से मिलेगी। देखिए लाइसोसोम जो है वो उसका काम ये होता है कि वो एक्रोसोमल वेसिकल, यानी कि ये जो एक्रोसोमल वेसिकल है इसमें लाइसोसोम है। जब इस स्पर्म सेल ने जाके एग सेल को फर्टिलाइज करना है तो उसको एग सेल की जो विटिलियन मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, कोरोना रेडिएटर को ब्रेक करना पड़ेगा। अब उस मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम किसके पास है, लाइसोसोम के पास। और लाइसोसोम किस फॉर्म में मौजूद है, एक्रोसोमल वेसिकल की फॉर्म के अंदर। तो समटाइम क्या होता है कि हम कहते हैं कि स्पर्म जो है वो वीक हो चुके हैं, वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं फर्टिलाइज कर सकते, क्योंकि एक तो हो सकता है कि ओलिगोस्पर्मिया हो गए, नंबर काउंट हो गए, हो सकता है दूसरी रीजन ये है कि उसमें लाइसोसोमल प्रॉब्लम की वजह से जो एक्रोसोमल वेसिकल है वो सही से नहीं बनी। एक्रोसोमल वेसिकल के सही से ना बनने की वजह से ये वाला जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिल गया कि जो स्पर्म सेल्स है वो एग सेल तक पहुंच तो रहे हैं लेकिन उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, राइट। तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हेड रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको न्यूक्लियस यानी कि जो 1n न्यूक्लियस होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका जो नेक वाला रीजन होगा ना, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ऑर्गेनेली इसके अंदर देखने को मिलेगी और वो ऑर्गेनेली कौन सी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी ऑर्गेनेली मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही स्पर्म सेल जो है वो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर डिजेनरेट हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी बॉडी के अंदर आता है वो कभी भी फादर से नहीं आता, वो कहां से आता है, वो हमेशा मदर से आएगा, एग सेल से आएगा। क्योंकि सारी जो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी होती है वो किसके जिम्मे रहती है, एग सेल के ही जिम्मे रहती है। क्लियर होगी बात। सो ये चीज आपने याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये केस रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद फ्लैजेला का काम क्या होता है, देखिए फ्लैजेला का काम ये होता है कि इसने मूवमेंट करवानी है।
अब क्या जो स्पर्म सेल्स हैं वो मूव करते रहते हैं हर टाइम? नहीं। देखिए बेटा, स्पर्म सेल जो है वो मूव नहीं करते। अब स्पर्म सेल जैसे ही स्पर्म डक से निकले हैं, ये मूव नहीं कर रहे। ये स्पर्म सेल्स मूव करना तब शुरू करते हैं जब इनको रिलीज किया जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो जब ये स्पर्म सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज किए जाएंगे, उसके बाद ये क्या करना शुरू करेंगे, ये मूव करना शुरू करेंगे। यानी कि इनकी जो मूवमेंट होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? व्हेन दे आर रिलीज्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, अदरवाइज दे आर अनएबल टू मूव, वो मूवमेंट शो नहीं करते। तो ये चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि जो एक स्पर्म है, ये एक स्पर्म तभी एक एग सेल को फर्टिलाइज कर सकता है जब इसके अंदर कैपेसिटेशन का फिनोमेना होगा। कैपेसिटेशन वैसे तो कैपेसिटर से निकला है, आपने कैपेसिटेशन पढ़ा होगा, लेकिन बायोलॉजी के टर्म के अंदर कैपेसिटेशन उसको कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म सेल्स टू बिकम and to fertilize the egg cell and to reach the egg cell. This one is known as a capacitation. So that is the whole discussion that you have to be covered about the human male reproductive system. वो जितनी भी जानकारी आपको कवर करनी थी एमडी कैट के लिहाज से, वो सारी की सारी यहाँ पे हो गई कंप्लीट। आई नो लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन जितनी भी जानकारी या जितनी भी किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है ना, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। लेकिन इसके बाद सिर्फ वही स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टे करिए जो पीपीएससी ज़ूलॉजी के लिए या सीएसएस के लिए, एफपीएससी के लिए या किसी हायर एग्जाम के लिए, वो स्टे करिए, क्योंकि अब जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो इससे भी ज्यादा डिटेल में रहने वाली हैं। ओके, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए जिसने भी करना है, उसके बाद मैं इसको क्लीन करूं और फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। राइट, चलिए अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं इसको हायर क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जो टेस्टिस होती हैं, इनकी जो फार्मेशन है वो कब होती है? टेस्टिस की जो फार्मेशन होती है ना, वो 7 से 8 वीक में, याद रखें कि जब डेवलपमेंट हो रही है मदर की बॉडी में, तो 7 से 8 वीक के अंदर जो टेस्टिस होती है ना, पहले 7 से 8 वीक में टेस्टिस की जो है वो फार्मेशन हो जाती है। लेकिन ये जो टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस कब, यानी कि सक्रोटल कैविटी के अंदर इंटर होती हैं 7 to 8 मंथ्स में। यानी कि जब प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा होगा 7 से 8वें मंथ में, उस वक्त जो टेस्टिस होंगी, द टेस्टिस विल डिसेंड इनटू द, टेस्टिस किस में डिसेंड कर जाएंगे? सक्रोटल सैक में, सक्रोटल या सक्रोटम के अंदर क्या कर जाएंगे? ये डिसेंड कर जाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस तरह से जो टेस्टिस होती हैं वो सक्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाती हैं 7 से 8 मंथ में। समटाइम क्या होता है कि क्रिप्टॉर्किडिज्म ऑब्जर्व किया जाता है। एक यहाँ पे चीज़ हम लिख रहे हैं बेटा, क्रिप्टॉर्किडिज्म। अब व्हाट इज क्रिप्टॉर्किडिज्म? इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है ना बेटा, वो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड ही नहीं करती सक्रोटल कैविटी के अंदर, जिसके नतीजे में आप कह लीजिएगा कि ये जो कंडीशन होगी जिसमें वो नीचे की जानिब सक्रोटम, जब बर्थ होती है तो डॉक्टर जो है वो सक्रोटम को चेक करता है कि इसमें टेस्टिस हैं कि नहीं है, तो उसको हम नाम देते हैं क्रिप्टॉर्किडिज्म। अब ये क्रिप्टॉर्किडिज्म जो है वो 2 तरह से हो सकता है। एक को हम नाम देंगे यूनिलैटरल क्रिप्टॉर्किडिज्म, दूसरा है बाइलैटरल क्रिप्टॉर्किडिज्म। सो व्हाट इज अ यूनिलैटरल क्रिप्टॉर्किडिज्म एंड बाइलैटरल क्रिप्टॉर्किडिज्म? देखिए, यूनिलैटरल क्रिप्टॉर्किडिज्म की बात करते हैं तो जब एक टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं करेगी तो हम उसको नाम देंगे यूनिलैटरल क्रिप्टॉर्किडिज्म, और जब दोनों टेस्टिस जो हैं वो डिसेंड नहीं करेंगी हम उसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे बाइलैटरल क्रिप्टॉर्किडिज्म का नाम दे देंगे। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन फेस करने को मिल जाती है तो इसका सोल्यूशन ये होता है आर्किडोपैक्सी। क्या नहीं होता? आर्किडोपैक्सी। अब इसमें किया जाता है और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए बच्चे, इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी कंडीशन फेस करने को मिल जाती है तो कोशिश कीजिए कि जब बर्थ होती है बेबी की उसी वक्त इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर दीजिए, ठीक है? वरना क्या होगा, देखिए जितनी ज़्यादा टेस्टिस जो हैं वो बॉडी के अंदर रहेंगी, तो बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री है, तो टेस्टिस के अंदर जो पीजीसी होंगे, प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल होंगे, उनकी डेथ होने के जो चांसेस होंगे वो उतने ही इंक्रीज होते रहेंगे। यानी कि अगर डॉक्टर क्या देते हैं कि बर्थ के बाद कि अगर बच्चे की टेस्टिस जो हैं वो उसके सक्रोटम कैविटी के अंदर नहीं है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए कि वो उसके अंदर आ जाएंगी कुछ देर तक। देखिए, यानी कि कुछ देर का मतलब कुछ वीक्स तक आ जाएंगे, कुछ मंथ्स तक आ जाएंगे, लेकिन बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आप ऑपरेट लाजमी करवाइए। अब उसकी रीज़न क्या होती है? देखिए, उसकी रीज़न ये रहती है कि अगर आप ऑपरेट नहीं करवाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा? उसके नतीजे में जितनी देर वो ज़्यादा बॉडी के अंदर टेस्टिस
टाइम स्पेंड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे वो इंक्रीज होते रहेंगे कि वो जो मेल है वो बाद में क्या हो जाए, स्टीराइल बन जाए। वो क्या हो जाए, स्टीराइल हो जाए। उसमें जो स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि स्टार्ट होता है स्पर्म सेल फार्मेशन एट द एज ऑफ द 12 to 14 ईयर्स, वो बेटा स्पर्म सेल्स की फार्मेशन हो ही ना उसके अंदर, तो इस तरह से वो मेल बन सकता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं मेल जिनमें सारी चीज़ें मैकेनिज्म जो है वो नॉर्मल चल रहा होता है, उसके बावजूद वो नसबंदी चाहते हैं, हम उसको नाम देते हैं वैजिक्टोमी। क्या नाम देते हैं, वैजिक्टोमी का नाम देता है। सो व्हाट इज अ वैजिक्टोमी? इन केस ऑफ वैजिक्टोमी जो स्पर्म डक्ट होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपको स्पर्म डक्ट के बारे में बताया था, वास डिफरेंस के बारे में बताया, या फिर डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। सो व्हाट इज नेम? इट्स नेम इज अ डक्टस डिफरेंस, इट्स नेम इज अ वास डिफरेंस, राइट, एंड इट इज अ स्पर्म डक्ट। इस स्पर्म डक्ट वाले रीजन को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। जब इसको कट कर दिया जाएगा तो उसके नतीजे में जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन है वो तो होगी, लेकिन स्पर्म्स जो होंगे वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, तो वो रिलीज भी नहीं होंगे। जब वो रिलीज भी नहीं होंगे तो उसके नतीजे में किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को नहीं मिलेगी, यानी कि जो प्रेगनेंसी वगैरह है उसके जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जब ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा उस वक्त क्या है कि उस ऑपरेशन के परफॉर्म करने के बाद कम से कम या तो 20 टाइम्स मास्टरबेशन किया जाए, या फिर आप कह लीजिए कि 20 टाइम जो है वो सेक्सुअली इंटरकोर्स किया जाए। उसके बाद जो है वो स्पर्म्स कहा जाता है कि ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि 20 टाइम्स तक जो स्पर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एपिडिडमस वाला रीजन है, या फिर उससे आगे वाला जो रीजन है बेटा, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये मौजूद हो सकते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन की खास वजह बन सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो जिनमें नसबंदी इसलिए की जाती है कि जो ओवर पॉपुलेशन है उसको कम किया जा सके, इसलिए बेटा हम इसको ये वैजिक्टोमी वगैरह है जो इसको परफॉर्म किया जाएगा। देखिए व्हाट इज द आर्किडोपेक्सी एंड व्हाट इज द सिनऑर्किडिज्म। सिनऑर्किडिज्म किसको कहते हैं, सिनऑर्किडिज्म। आर्किडोपेक्सी भी आपको बताया बेटा। एंड सिनऑर्किडिज्म, व्हाट इज सिनऑर्किडिज्म? सिनऑर्किडिज्म इज अ फ्यूजन ऑफ टू टेस्टिस। फ्यूजन ऑफ टू टेस्टिस, जब दोनों टेस्टिस जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएं, हम उसको क्या नाम देंगे, सिनऑर्किडिज्म का नाम देंगे। इसी तरह से मोनोऑर्किडिज्म, पॉलीऑर्किडिज्म, मोनोऑर्किडिज्म। व्हाट इज मोनोऑर्किडिज्म? जब एक टेस्टी जो है वो मौजूद हो, प्रेजेंस ऑफ वन टेस्टी, प्रेजेंस ऑफ वन टेस्टी, एक टेस्टी जो है वो मौजूद हो, तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे मोनोऑर्किडिज्म। व्हाट इज पॉलीऑर्किडिज्म? जब बेटा दो से ज्यादा टेस्टिस हों, जब दो से ज्यादा टेस्टिस समटाइम हो जाती हैं, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको पॉलीऑर्किडिज्म का नाम देते हैं। प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू टेस्टिस, दो टेस्टिस से जायद होंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे पॉलीऑर्किडिज्म का नाम दे देंगे। इज इट क्लियर? तो फिर एक मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है कैस्ट्रेशन का। कैस्ट्रेशन जो होता है ना वो परफॉर्म किया जाता है बुल को ऑक्स में चेंज करने के लिए। देखें जो बुल होता है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। बुल जो है वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, अग्रेसिव रहता है। इसके अग्रेसिव रहने की जो वजह होती है ना वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज के इंक्रीज होने की वजह से एज के इंक्रीज होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होगा तो इसके लेवल के इंक्रीज होने की वजह से जो अग्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखने की, जो बुल है ना, बुल को जब ऑक्स में चेंज किया जाएगा तो हम उसको क्या करते हैं, कैस्ट्रेशन करते हैं, और यानी कि ताकि उसकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का जो लेवल होता है उसको क्या किया जा सके, उसको कम किया जा सके, और स्पर्म प्रोडक्शन ये जो हार्मोनल रोल है इसको स्टॉप करवाया जा सके। सो दैट्स वाई हम ये मैकेनिज्म जो है ये परफॉर्म करते हैं। तो अभी तक हमने इस चीज़ के बारे में देखा। देखिए अब टेस्टिस का जरा स्ट्रक्चर देखिए। हमने आपको बताया कि टेस्टिस जो होती है ना, देखिए स्क्रोटम को अब समझ लीजिए। अब ये है व्हाट इज अ स्पर्मेटिक कोट, पहले इसको समझिए। ये बेटा एक टेस्टी, अब ये आ गया स्क्रोटल कैविटी, और इस स्क्रोटल कैविटी के अंदर क्या मौजूद है जी, टेस्टिस मौजूद है। अब एक टेस्टिस लेफ्ट साइड पर है, एक टेस्टी राइट साइड के ऊपर है। जो लेफ्ट टेस्टिस होती है ना वो थोड़ी सी लोअर रहती है एज कंपेयर टू द राइट टेस्टी। उसकी वजह ये होती है ताकि जो दोनों टेस्टिस अगर ये बराबर होंगे, बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिटवीन द थाइज, सो उनके आप कह लें क्रश होने को बचाने के लिए नेचर ने ये एक प्रक्रिया दी है जो कि लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा लेफ्ट हैंग किया जाएगा, थोड़ा लोअर हैंग किया जाएगा लेफ्ट टेस्टिस को। उसके बाद ये टेस्टिस जो होती है ना ये स्क्रोटम के साथ अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल टिश्यू। ये जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं इसको नाम देते हैं ग्यूबरनेक्यूलम। क्या नाम देंगे, ग्यूबरनेक्यूलम का नाम देते हैं। सो ये ग्यूबरनेक्यूलम की मदद से क्या, किसकी मदद से अटैच होंगे, स्क्रोटम के साथ। ये ग्यूबरनेक्यूलम की मदद से स्क्रोटम के साथ क्या होंगे, टेस्टिस होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गई लेफ्ट टेस्टी और ये आ गई राइट टेस्टी।
अब राइट टेस्टी एंड लेफ्ट टेस्टी, इसके बीच में यहां पर अंदर वाली साइड पर ऐसे मौजूद होगी सक्रोटल कैविटी। क्या मौजूद होगी? सक्रोटल सक्रोटल सेप्टम। सक्रोटल सेप्टम जो है वो मौजूद होगा, सक्रोटल सेप्टम मौजूद होगा अंदर वाली साइड पर। लेकिन टेस्टिस को अगर बाहर वाली साइड से देखें तो स्किन के ऊपर भी आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, और वो जो लाइन होगी आउटसाइड अगर हम उसको देखते हैं तो हम उसको नाम देते हैं राफी का। क्या नाम देंगे? राफे का। राफे का नाम उसको कहां पे देंगे? आउटसाइड। इनसाइड का नाम देंगे सक्रोटल सेप्टम का नाम दे देंगे, राइट। ये सक्रोटल सेप्टम एंड राफे आ गया। अब लेफ्ट टेस्टी आ गई, ये भी ग्यूबरनैक्यूलम की मदद से अटैच है, राइट टेस्टी भी ग्यूबरनैक्यूलम की मदद से अटैच है। अब उसके बाद ये वाला जो रीजन है बेटा, ये वाला जो रीजन, ये जो मैंने आपको किनाल दिखाई है, किनाल कहते हैं एक खाली जगह को। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर किनाल सिस्टम पढ़ा होगा, राइट, किनाल रेस पढ़ी है जो खाली एक किनाल एक सुराख में से गुजरती हैं। इसी तरह से ये जो किनाल होती है ना, इस किनाल को हम नाम देते हैं इंग्विनल किनाल। व्हाट वी कॉल्ड इट? इंग्विनल केनाल। अब ये जो इंग्विनल केनाल होती है ना, इस इंग्विनल केनाल की मदद से जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है बेटा वो अंदर की जानिब हैंग कर रही होती है। ये देखिए, ये आ गया आपके पास इंग्विनल केनाल। इंग्विनल केनाल की मदद से ये स्पर्मेटिक कॉर्ड अंदर की जानिब हैंग कर रही है और ये जाकर टेस्टी के साथ अटैच है। अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या मौजूद होता है? इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर मौजूद होता है स्पर्म डक्ट। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या मौजूद है? स्पर्म डक्ट मौजूद होती है। इसके अलावा इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस मौजूद होता है। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस का नेटवर्क इसके अंदर पाया जाता है। व्हाट इज अ पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस? इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, स्पर्मेटिक कॉर्ड समझ में आ गया आपको। मैंने कहा स्पर्मेटिक कॉर्ड इज हैंगिंग, ये कहां से हैंग कर रही है? इंग्विनल केनाल से। अब क्या होता है कि जैसे ही टेस्टिस जो हैं वो अंदर की जानिब आ जाएंगे, यानी कि स्क्रोटम में आ जाएंगे 7 से 8वें मंथ में, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से ये वाला जो रीजन होता है ना, इसको सील कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सील कर दिया जाएगा। अब सम टाइम क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये जो सील कर दी गई थी, यानी कि कुदरत ने ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई थी कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, इसको बंद कर दिया गया था ताकि जो हमारा एब्डोमेन रीजन है, ये जो पेट वाला हिस्सा है जिसके साथ ये कनेक्टेड है, तो बेटा सम टाइम क्या होता है कि जब हम कोई स्ट्रेंशियस एक्टिविटी करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं जब वो वजन उठाते हैं तो वो हमेशा पेट के ऊपर बेल्ट पहनते हैं, ऐसे करके उठाते हैं, राइट। अब उसकी रीजन क्या होती है कि इसको कहते हैं स्क्रोटल स्पोर्टर्स। क्या नाम देते हैं? स्क्रोटल स्पोर्टर्स का नाम देते हैं। अगर वो स्क्रोटल स्पोर्टर्स जो हैं वो ना पहने जाएं तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो स्क्रोटम है ना, ये स्क्रोटम की ये जो इंग्विनल केनाल की ये कनेक्टिव टिश्यू जो क्लोज हुआ था बेटा, ये ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। जब ये फट जाएगा तो इसके नतीजे में जो यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब्स होती है ना, वो डिसेंड कर सकती है नीचे की जानिब, यानी कि ये आपकी ये वाला जो रीजन होगा ना टेस्टिस वाला, यानी कि स्क्रोटम वाला, उसके अंदर बाहर से जो ट्यूब्स हैं वो अंदर की जानिब आ जाएंगे। जब ये अंदर की जानिब आ जाएंगे, टेस्टिस के अंदर आ जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब, तो हम उसको नाम देंगे इंग्विनल हर्निया। दिस वन इज नोन एज अ इंग्विनल हर्निया का नाम दे देंगे। ये जो इंग्विनल हर्निया होता है ना, ये आप कह लीजिए कि कोई इसका ऑपरेट किया जाता है और उसके बाद इसको ठीक कर दिया जाता है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दिस वन इज नोन एज अ इंग्विनल हर्निया, हम इसको इंग्विनल हर्निया का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात? इंग्विनल केनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, इंग्विनल हर्निया एंड स्क्रोटल स्पोर्टर्स ऑलवेज यूज। प्रेगनेंसी की वजह से, स्ट्रेंशियस एक्टिविटी की वजह से, बहुत तेज भागने की वजह से, या फिर वेट लिफ्टिंग की वजह से, इन तमाम कारण के वजह से जो इंग्विनल हर्निया है बेटा वो हो सकता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो ये अब देखें टेस्टिस के अंदर जो थर्मोरेगुलेशन है, हमने आपको बोला कि टेस्टिस को थर्मोरेगुलेशन मेंटेन करना है कितना टेम्परेचर? 34 डिग्री सेल्सियस। अब 34 डिग्री सेल्सियस जो उनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, उनके अंदर कौन सी वो अडॉप्टेशन है जिसकी वजह से वो मेंटेन करेंगे? सो यहाँ पर सबसे पहले जो अडॉप्टेशन इनके अंदर रहने वाली है, इनके अंदर ना मसल्स होते हैं दो तरह के मसल्स। एक को नाम देते हैं क्रीमेस्टर मसल्स, एक को कहते हैं क्रीमेस्टर मसल्स, क्रीमेस्टर मसल्स। दूसरे होते हैं डार्टोस मसल्स, डार्टोस मसल्स, क्रीमेस्टर मसल्स एंड डार्टोस मसल्स। अब व्हाट इज अ क्रीमेस्टर मसल्स एंड व्हाट इज अ डार्टोस मसल्स, और इनका काम क्या होता है? देखें, जो क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं ना, ये क्रीमेस्टर और डार्टोस मसल्स, ये दोनों के मसल जो होते हैं ये समर सीजन में रिलैक्स होते हैं। ये समर सीजन में क्या रहते हैं? रिलैक्स रहते हैं, जिसकी वजह से समर सीजन में जो टेस्टिस होती है ना, वो हमारी बॉडी से दूर की जानिब मूव करते हैं, यानी कि टेस्टिस बॉडी से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहती हैं ड्यूरिंग द समर सीजन। अब क्रीमेस्टर मसल्स कौन से हैं? देखो, टेस्टिस के अंदर एक तो ये लाइनिंग वाले ऐसे मसल्स होते हैं, इनको नाम देते हैं क्रीमेस्टर मसल। जब विंटर सीजन आता है ना, तो विंटर सीजन में ये क्रीमेस्टर मसल्स क्या होंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब क्रीमेस्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, तो टेस्टिस जो होंगी वो एब्डोमेन की तरफ मूव कर जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। सो टेस्टिस मूव्स टुवर्ड्स द एब्डोमेन ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रीमेस्टर मसल्स। इट्स मींस दैट क्रीमेस्टर मसल, सी से क्रीमेस्टर, सी से याद रखिए क्लोज टू द एब्डोमेन, क्लोज टू द एब्डोमेन।
एब्डोमेन के करीब लेके जाने में क्रीमेस्टर मसल्स का रोल होता है। इसी तरह से दूसरी तरफ डार्टोस मसल्स की बात करें तो ये चीज़ आपने याद रखें कि डार्टोस मसल जो होते हैं ये भी सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से टेस्टिस के ऊपर जब ये डार्टोस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो स्किन होती है ना वो रिंकलिंग डेवलप हो जाती है, यानी कि स्किन्स के ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, रिंकल्ड। स्किन के ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, रिंकल्स। तो स्किन के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगी, रिंकल्स। स्किन के ऊपर रिंकल्स क्यों डेवलप होंगे, डार्टोस मसल्स की वजह से। तो बेटा ये डार्टोस मसल्स की वजह से स्किन के ऊपर रिंकलिंग हो जाएगी, ये इस तरह से क्लोज आ जाएगी, और बॉडी के क्लोज किसकी वजह से, जैसे क्रीमेस्टर मसल्स की वजह से। इन दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने का मकसद सिर्फ यही होता है कि विंटर सीजन के अंदर जो टेम्परेचर है बेटा उसको थर्मोरेगुलेट किया जा सके। तो ये दो आपको मैं हमने अडॉप्टेशन बता दी। अब तीसरी जो अडॉप्टेशन है वो है पिम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस की फॉर्म के अंदर। पिम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस की अगर हम बेटा बात करते हैं तो पिम्पिनीफॉर्म जो प्लेक्सस है ना, इसमें क्या होता है कि ये एक स्पेशल नेटवर्क होता है यहाँ पे स्पर्मेटिक कोड के अंदर ये मौजूद है। अब इसका काम क्या है, देखिए स्पर्मेटिक कोड, ये आपको स्पर्मेटिक कोड नजर आ रही है, ब्लड ये जा रहा है अंदर की जानिब, यानी कि टेस्टिस की जानिब, और यहाँ से ब्लड वापस आ रहा है टेस्टिस से बाहर की जानिब। तो क्या होता है कि जो ब्लड बाहर की जानिब जा रहा होता है ना, वहाँ से टेम्परेचर जो है ना ब्लड, अब फर्ज कर लीजिए कि यहाँ से ब्लड का टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस, और अब 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ से हीट निकलेगी, निकलने के बाद उस ब्लड में इंटर हो जाएगी जो किस तरफ मूव कर रहा है, बॉडी के जानिब मूव कर रहा है। तो यहाँ से 37 फिर 36 पे आ जाएगा, कम होता होता यहाँ पर 35 पे आ गया, फिर इस तरह से कम होता होता, यानी कि यहाँ तक जब हीट इतनी लॉस हो जाएगी तो ये 34 डिग्री सेल्सियस या 34.5 डिग्री सेल्सियस के करीब आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर इस सूरत में कम हो जाता है जब ये जो है आपके पास बेटा जो ब्लड है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसके लिए मेडिकल आप वैसे एक बायोलॉजी के अंदर हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर द ऑपोजिट फ्लो ऑफ द एडजेसेंट फ्लूइड दैट मैक्सिमाइज द ट्रांसफर रेट। अब यहाँ पे देखें, एक फ्लूइड नीचे को जा रहा है, दूसरा फ्लूइड ऊपर को जा रहा है, एक फ्लूइड नीचे को जा रहा है, दूसरा फ्लूइड ऊपर को जा रहा है, दोनों फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन दोनों फ्लूइड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से जो हीट है वो एक्सचेंज हो जाएगी, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको आप नाम दे देंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगी। टेस्टिस के बारे में हमको बताया, बाकी सारी चीजें आगे। अब ये टेस्टिस जो है ना बेटा, यहाँ पे देखिए, अब इस टेस्टिस के लेयर्स होती हैं, इसके लेयर्स होती हैं बेटा। सबसे पहले इसकी जो बाहर वाली इस तरह से लेयर होगी, देखिए ये समझाने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। इस ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर की जानिब जो लेयर होती है उसको नाम देते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया। दिस वन इज नोन एज अ ट्यूनिका एल्बोजीनिया। और इसके अंदर यहाँ पे जो एंड वाली लेयर होगी उसको नाम देंगे ट्यूनिका वेजिकुलोसा। सो दैट इज द इनर लेयर दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। ये आपको याद रखना है कि अंदर वाली साइड पर कितनी लेयर्स हैं, कहाँ पाई जाती हैं, किस सीक्वेंस में पाई जाती है। अब टेस्टिस जो होती है ना बेटा, टेस्टिस के ऊपर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एपिडिडमस मौजूद है। एपिडिडमस जो है ना बेटा, ये देख लीजिए, यहां से निकली, ये इस तरह से आपको देखने को मिल रही है, ये है एपिडिडमस, ये टेस्टिस के ऊपर ही लिपटी हुई है। ये एपिडिडमस जो है ना बेटा, इसके भी पार्ट्स होते हैं आगे, ठीक है। पहले को नाम देंगे कैप्यूट एपिडिडमस। दूसरे का नेम क्या होगा, दूसरे को बेटा नाम देंगे कॉर्पस, बीच वाली बॉडी कॉर्पस एपिडिडमस, यानी कि हम इसको नाम देते हैं, कैप्यूट का मतलब होता है हेड एपिडिडमस, और कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी ऑफ एपिडिडमस, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा रहता है टेल वाला सेक्शन, इसको नाम देंगे कॉडा एपिडिडमस। दिस वन इज अ टेल सेक्शन। सो ये कॉडा एपिडिडमस, ये तीनों आगे की जानिब किसमें ओपन हो जाएंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये स्पर्म डक्ट के अंदर, किसके अंदर ओपन हो जाएंगे, स्पर्म डक्ट के अंदर, या फिर डक्टस डिफरेंस में, या फिर डक्टस डिफरेंस के अंदर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब बेटा इनका काम क्या होता है, ये एपिडिडमस जब स्पर्म यहाँ से रिलीज होने के बाद, टेस्टिस से रिलीज होने के बाद कैप्यूट एपिडिडमस से आगे की जानिब मूव करते हैं, तो इनकी जो सेक्रेशंस होती है ना, इस सेक्रेशंस को कंटिन्यूसली चेंज किया जा रहा होता है। चेंज किया जा रहा होता है। यही जो काम में ये किसका रहता है, ये कैप्यूट एपिडिडमस से लेकर कॉडा एपिडिडमस का रहता है। स्पर्म्स जो होते हैं वो स्टोर कहाँ पे किए जाते हैं, स्पर्म्स को स्टोर किया जाएगा
कॉर्डा एपिडिडमस पे। स्पर्म्स को स्टोर कहाँ पे किया जाएगा? कॉर्डा एपिडिडमस पे। स्पर्म ज्यादा से ज्यादा कॉर्डा एपिडिडमस पे कितनी देर के लिए स्टोर किया जा सकता है? 1 मंथ के लिए। कितनी देर के लिए? 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के लिए जो स्पर्म्स हैं उसको कॉर्डा एपिडिडमस के अंदर क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। अब हम बेटा देखते हैं व्हाट इज अ ब्लड बैरियर। व्हाट इज अ ब्लड बैरियर? ब्लड बैरियर क्या होता है असल में? देखें, जहां पे जो टेस्टिस है, टेस्टिस की जो फॉर्मेशन है वो कहां पे हो रही है? टेस्टिस की फॉर्मेशन हो रही है सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में। कहां हो रही है? सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में हो रही है, राइट। अब सेमीनेफ्रस जो ट्यूब्यूल्स है ना, वहां पे इसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब जो सर्टोली सेल्स हैं, यहां पर कौन से सेल्स बेटा? सर्टोली सेल्स। अब ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, ये ब्लड प्रोटीन बैरियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लड प्रोटीन बैरियर। ब्लड प्रोटीन बैरियर। अब ये ब्लड प्रोटीन बैरियर असल में होता क्या है? ब्लड प्रोटीन बैरियर ये क्या चीज़ है? देखिए बेटा, जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? ये मिलकर क्या करते हैं? ये मिलकर बेटा एक लंबी, आप कह लें कि सपोज दैट इधर वाली साइड पर स्पर्म सेल्स हैं और यहाँ पर सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स एक मुकम्मल एक रीजन बना देंगे इस तरह सा। इस रीजन का काम ये होता है कि स्पर्म सेल एक साइड पर रखे जाएं और ब्लड को एक साइड पर रखा जाए, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ब्लड से, खतरनाक चीज़ जो है वो ब्लड से डिफ्यूज करके स्पर्म्स के अंदर मूव ना कर जाए। ब्लड से डिफ्यूज करके कोई भी डेंजरस चीज जो है वो स्पर्म के अंदर मूव ना कर जाए। यही काम किसका होता है? ब्लड प्रोटीन बैरियर का, जो कि कौन से सेल्स बनाएंगे? सर्टोले सेल्स बनाते हैं। फिर एक बेटा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे रहती है, हीमोस्पर्मिया। समटाइम क्या होता है कि जो सीमन रिलीज हो रहा होता है ना, सीमन, उस सीमन के अंदर क्या होता है? उस सीमन के अंदर बेटा ब्लड रिलीज हो जाता है। जब सीमन के अंदर ब्लड रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ हीमोस्पर्मिया। हम उसको क्या नाम देंगे? हीमोस्पर्मिया का नाम दे देंगे। सो इस तरह से बेटा ये जो चीज़ है टेस्टिस से रेलिवेंट और एपिडिडमस से रेलिवेंट, यहाँ तक हमारी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब एपिडिडमस के बाद बनेंगे स्पर्म डक्ट, और स्पर्म डक्ट से रेलिवेंट क्या आएंगे बेटा? स्पर्म डक्ट से रेलिवेंट आएंगे हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब हम उन एसोसिएटेड ग्लैंड्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कौन सा डोनट शेप ग्लैंड कौन सा होता है, कौन सा ग्लैंड सिंगल होता है, कौन सा ग्लैंड पेयर की शक्ल में पाया जाता है और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जस्ट वेट, मैं डस्टर ले लूँ, इसको रेस कर लूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सर्टोली सेल्स जो होते हैं ना, ये एक और चीज भी बना रहे हैं। इट इज इन्वॉल्व इन द मलेरियन इनहेबिटिंग सेक्रेशन, MIS। एक तो आपको बताया कि ब्लड बैरियर ये बनाते हैं, ठीक है, ब्लड बैरियर बनाते हैं, जिसका आपको काम भी बताया। अब दूसरा जो काम है, ये किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द, किस चीज में इन्वॉल्व बोला मैंने आपको बोला कि ये इन्वॉल्व होते हैं सर्टोली सेल्स। आवाज नहीं आ रही, जल्दी से रिपीट करिए, हरी अप। अभी जो बोला मलेरियन इनहेबिटिंग सेक्रीशंस, MIS। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो मलेरियन डक्ट्स होती हैं ना, इस मलेरियन डक्ट्स को डिजनरेट करना। मलेरियन डक्ट्स, अब ये जो मलेरियन डक्ट्स होती है ना, ये बनाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको जो जनरेट करने का जो काम है वो MIS का रहता है, और इसके नतीजे में दूसरी डक्ट्स बनेंगे, उसको नाम देंगे वॉल्फियन डक्ट। क्या नाम देंगे? वॉल्फियन डक्ट। अब ये जो वॉल्फियन डक्ट होती है ना, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये असल में ये जो डक्ट्स होती हैं, जो फीमेल वाली होती हैं, ये उसको क्या कर देता है? ये डिजनरेट कर देता है, बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करवानी है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी द डेवलपमेंट ऑफ द वॉल्फियन डक्ट एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द MIS एंड MIS इज सेक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स। सर्टोली एक साइंटिस्ट का नेम है जहां से ये बेटा डिस्कवर हुआ है, राइट? समझ में आ गया? अब हम बच्चे बात कर लेते हैं कि जो टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस में सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में पहले कर लिया हमने। स्पर्मेटोजेनेसिस 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, फिर होता है स्पर्मियोजेनेसिस, फिर होता है स्पर्मिएशन। ये 3 अलग चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए तीनों हैं क्या। सबसे पहले जो यॉर्क सैक है बेटा, ये बता रहे हैं कि बच्चा जब बनेगा तो उस वक्त ये सारी चीज़ें के बता रहे हैं। यॉर्क सैक से निकलेंगे स्टेम सेल्स, जिसको नाम देंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स,
ठीक है। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होंगे ये यहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद ये मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है टेस्टिस की वह उस रीजन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब वहाँ पे जाके दे आर डेवलप इनटू द स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोगोनियम बनता है, ए फिर बी बनता है, फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव होता है, फिर डेवलपमेंट यानी कि ये आगे मूव करते रहते हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया बने, स्पर्मेटोगोनिया में होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसके नतीजे में स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो जाता है स्पर्माटिड्स के अंदर। जब स्पर्मेटोगोनिया स्पर्माटिड्स में चेंज हो जाएगा, उस स्टेप तक जो चीज होगी उसको आप नाम देंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का नाम दे देंगे। अब ये जो स्पर्माटिड्स होते हैं, जब ये स्पर्माटिड्स चेंज हो जाते हैं स्पर्म के अंदर, तो हम इसको नाम देंगे स्पर्मियोजेनेसिस का। दिस वन इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस का नाम दे देंगे। और जब ये स्पर्म जो होते हैं ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में रिलीज हो जाते हैं। जब ये स्पर्म सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल की जो कैविटी है वहां पे रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ये फंसे हुए रहते हैं ना हमेशा टिश्यूज के अंदर। देखे ना ये बेटा ऐसे टिश्यू होता है, उस टिश्यू के अंदर फंसे हुए रहते हैं। यहां पर होगा स्पर्मेटोगोनिया, ये आगे डेवलप हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्माटिड, और ये स्पर्माटिड चेंज हो गया इस तरह से स्पर्म के अंदर। अब ये जो स्पर्म यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये स्पर्म्स यहाँ पे रिलीज होकर कैविटी में जब आ जाएंगे, जब ये इस कैविटी में आएंगे तो हम इस कैविटी में आने को क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ स्पर्मिएशन। हम उसको क्या नाम देंगे, स्पर्मिएशन का नाम दे देंगे। व्हाट इज स्पर्मिएशन, हम कहेंगे रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू कैविटी के अंदर स्पर्म के रिलीज होने को क्या नाम देंगे, स्पर्मिएशन का नाम दे देंगे। सो ये तीन प्रक्रिया जो है ये यहाँ पर होगी, जिसके नतीजे में जो स्पर्म है फिर वो एपिडिडमस की तरफ मूव करेंगे, और एपिडिडमस में मूव करने के जानिब अब आगे की जानिब मूव करेंगे, जहाँ पर आपको कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड देखने को मिलेंगे। उन एसोसिएटेड ग्लैंड में सबसे पहला जिसको हमने डिस्कस करना है दैट इज अ सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सेमिनल वेसिकल रिलीज करता है एक प्रोटीन जिसको हम नाम देते हैं फ्रक्टोज का। ये बनाता है एक प्रोटीन और ऐड करेगा फाइब्रिनोजिन, एक तीसरी चीज ऐड करेगा दैट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बेटा ये तीनों चीजें ऐड करेगा। यहां पर एक चीज रह गई है, वो मैं जरा ऐड कर दूं बेटा आपके लेक्चर के लिए, दैट इज द सर्कमसेशन। व्हाट इज अ सर्कमसेशन? सर्कमसेशन बेसिकली उर्दू में कहें तो इसको कहते हैं सुनते करना। हमारी एक परंपरा है कि जैसे ही बच्चे पैदा होता है तो उसकी जो पीनस वाला रीजन है उसके ऊपर जो पीनस ग्लैंड्स है, पीनस ग्लैंड्स के ऊपर जो फार स्किन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। जब उस स्किन को रिमूव किया जाएगा उसको हम नाम देते हैं सर्कमसेशन। सर्कमसेशन का फायदा ये होता है कि कहा जाता है कि जितने भी जेनिटल प्रॉब्लम है, या आप कह लीजिए कि जितने भी आप कह लें कि जो यूराइनरी ट्रैक प्रॉब्लम है, अगर उनसे बचना चाहते हैं तो सर्कमसेशन करवा लीजिए। राइट, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी रहता है, क्योंकि कैंसर और इसी के तरह से जो रेलिवेंट डिजीज़ हैं उनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ जो है बटा एक्सेप्टेबल नहीं है। आने वाले दिनों में जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूरोप है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 0.64 बिलियन से 0.66 बिलियन से 0.64 बिलियन पे जाने वाली है। आने वाले 10 सालों में पॉपुलेशन ज्यादा होने के बजाय कम होने वाली है, और ज्यादा पॉपुलेशन जो बढ़ेगी वो एशिया की बढ़ेगी और किसकी बढ़ेगी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बढ़ने वाली है। तो इसी वजह से बेटा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हमेशा चाहते हैं कि जो एशियन लोग हैं वो यहाँ से मूव करें और वहाँ पे जाके काम करें, क्योंकि वहाँ के जो यंग जनरेशन है वो यंग जनरेशन आप कह लीजिए कि बिल्कुल फारग हो चुकी है, यानी कि वो उनके अंदर प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो है वो कैपेबिलिटी नहीं है। सो उसकी एक रीज़न ओरल सेक्स भी है, दूसरी रीज़न जो मैंने आपको बताया कि उनके अंदर सर्कमसेशन जो है उसका फिनोमिना भी परफॉर्म नहीं किया जाता। सो जिसकी वजह से ये वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो चुकी है। राइट,
अब सेमिनल वेसिकल जो है, देखिए जितने भी स्पर्म रिलीज हो रहे हैं उन स्पर्म्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, उस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो शुगर इस्तेमाल की जाएगी, उस शुगर का नाम क्या होगा? उस शुगर का सिर्फ एक ही नाम होगा, दैट नेम इज अ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज ये सिर्फ वो शुगर है जो कि इस्तेमाल की जाएगी, न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। क्लियर होगी बात? अब दूसरी चीज फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन क्या होती है? फाइब्रिनोजिन का काम ये होता है कि जब बेटा इजैकुलेशन होती है, इजैकुलेशन के दौरान जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो उस वक्त जो स्पर्म्स होते हैं बेटा, स्पर्म जो होते हैं वो कुछ देर के बाद सीमन जो होता है वो हार्ड हो जाता है और जम जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। वो जो कोएगुलेशन का काम होता है ना, कोएगुलेशन, उस कोएगुलेशन के काम के अंदर ये जो फाइब्रिनोजिन है बेटा, ये फाइब्रिनोजिन इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ गई बात? फाइब्रिनोजिन क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम ये होता है कि जो स्पर्म्स पीछे से आ रहे हैं उसको मॉडिफाई करना या फिर उसको जिंदा रखना, मुकम्मल तौर पर उसके केयर करना जो काम है वो इसी का रहता है, जो सेमिनल वेसिकल से रिलीज होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल से ये 3 सेक्रेशन रिलीज होंगी और सेमिनल वेसिकल किस जगह पे जाके मिलेगा? ये जो यूराइनरी ब्लैडर है वहां पे जाके ये स्पर्म डक्ट में मिलता है। तो ये वही रीजन है जहां पे स्पर्म डक्ट जो है वो यूराइनरी ब्लैडर से जो निकल रही है आगे की जानिब ट्यूब, वहां पे जाके मिलेगी और यहीं से आगे की जानिब जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद कौन सा दूसरा बेटा एक ग्लैंड आ जाएगा, उस ग्लैंड का नाम क्या होता है? दैट इज नोन एज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा, इसके बारे में सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना बेटा, ये तकरीबन 30 साल तक, 31 या 30 साल की उम्र तक जो है ये साइज में इंक्रीज होता रहता है। इसका जो साइज है वो क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ द 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र के बाद इसका जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाता है। सम टाइम क्या होता है कि जो प्रोस्टाइटस जो है ये एक डिजीज है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है बेटा वो साइज में इंक्रीज हो जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जब साइज में इंक्रीज हो जाएगा हम उसको नाम दे देंगे प्रोस्टाइटस। और प्रोस्टाइटस के केस में क्या होता है कि आपको एक सर्जरी परफॉर्म करना पड़ती है जिसको नाम देंगे प्रोस्टेटेक्टोमी। प्रोस्टेटेक्टोमी का नाम दे देंगे। दिस इज द सर्जरी दैट इज परफॉर्म्ड टू रिमूव द प्रोस्टेट ग्लैंड फ्रॉम द बॉडी। और ये जो होता है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या हो जाएगा, वो साइज में बड़ा हो जाए और उसमें क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उस वक्त ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसको रिमूव करवाना जरूरी रहता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वो ग्लैंड है जो सिंगल होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो सिंगल ग्लैंड होता है वो कौन सा रहता है? दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रहता है? ये सिंगल रहता है। अब देखें, एक जो स्पर्म होता है उस स्पर्म की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है और उस स्पर्म को जो कैपेसिटेट करना है वो कैसे किया जाता है। देखें बेटा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स या प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ से जो सिक्रीशंस निकल रही हैं उसके 2-3 काम हैं। उसका एक काम ये भी होता है कि ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है? कैपेसिटिएशन। व्हाट इज अ कैपेसिटिएशन? कैपेसिटेशन का मतलब ये होता है कि स्पर्म्स को कैपेबल बनाना ताकि वो जाके एग सेल को फर्टिलाइज कर सके। तो उस एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए उस स्पर्म सेल्स के बहुत सारी प्रोटीन्स उसके ऊपर चिपकाई जाती हैं। वो प्रोटीन्स जो होती है ना बेटा, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और बहुत सारे जो दूसरी चीज़ें होती हैं बेटा वो इसके ऊपर क्या की जाती हैं? चिपकाई जाती हैं। वो कहाँ से रिलीज होंगी? वो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होती हैं। ये डोनट शेप ग्लैंड होता है। इसका जो साइज होता है वो गोल्फ बॉल के इक्वल होता है। छोटा सा ग्लैंड रहता है जो कि यूराथ्रा वाली साइड होती है, यानी कि यूराइनरी ब्लैडर से नीचे वाली साइड, वहाँ पे बेटा ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये सिंगल ग्लैंड होता है। समझ में आ गई बात? और कैपेसिटेशन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये जो इसका काम होता है कि जो पीएच होती है स्पर्म की उसको 5 से 6 के बीच में क्या किया जा सके, उसको मेंटेन करने का जो काम होता है वो इसी का रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का ही रहता है। अब उसके बाद जो आखिरी ग्लैंड बचेगा उस ग्लैंड का नेम क्या होगा? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और आखिरी कौन सा बच गया? कॉपर्स ग्लैंड। अब ये जो कॉपर्स ग्लैंड होते हैं ना बेटा, ये कॉपर्स ग्लैंड पीनस वाले रीजन्स में पाए जाते हैं। और इसका जो रोल है वो बेटा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया जब मैं एमडी कैट का लेक्चर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेन किया। इसका रोल जो है वो सेम रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन यानी कि पीनस के बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, अगर पीनस की बात करते हैं तो एक चीज़ होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पहले तो इसको समझिए।
और इसके पीछे इरेक्टाइल के पीछे रीजन भी समझिए। देखें, इरेक्टाइल पीनस को जो इरेक्ट करने का जो काम होता है ना, उसके पीछे गैस होती है, उसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन इजैकुलेशन के अंदर जो सिस्टम, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इजैकुलेशन में कौन सा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज इन्वॉल्व फॉर द इजैकुलेशन। ये इजैकुलेशन में क्या रहता है? इन्वॉल्व रहता है। देखें, नाइट्रस ऑक्साइड वो गैस है जिसने क्या करना है? पीनस को इरेक्ट करना है। अब पीनस जो होता है ना, पीनस के 3 रीजन होते हैं। एक होता है इसका, आप याद रखिए, इसकी बॉडी, एक होता है इसका हेड वाला रीजन, और एक होता है इसका अटैचमेंट वाला रीजन। अब ये आगे वाला जो रीजन है, हेड वाला रीजन, इसको नाम देंगे पीनस ग्लैंड। क्या नाम देंगे? पीनस ग्लैंड्स। पीनस ग्लैंड्स, पीनस का सबसे जो हाईली सेंसिटिव रीजन हो रहता है ना, वो पीनस ग्लैंड्स रहता है, क्योंकि पीनस ग्लैंड्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो काफ़ी हाई रहती है। इस पीनस ग्लैंड्स के ऊपर वाली साइड पर ऊपर क्या होती है? फॉरस्किन यहाँ पे बेटा देखने को मिल जाती है, फॉरस्किन। समटाइम ये फॉरस्किन बहुत हार्ड हो जाती है। इस फॉरस्किन के हार्ड होने की वजह से जो डिजीज होगी उसको नाम देंगे फिमियोसिस। फिमियोसिस इज अ डिजीज इन विच द फॉरस्किन बिकम्स वेरी हार्ड। फॉरस्किन जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है। अब ये जो पीनस ग्लैंड है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इसके कार्पस स्पोंजियोसम एंड कार्पस कैवर्नोसा। कार्पस स्पोंजियोसम एंड कार्पस कैवर्नोसा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 2 आपको देखने को मिलेंगे कार्पस कैवर्नोसा, यानी कि इस पीनस को अगर हम काट के इसका ये वाला व्यू देखते हैं तो आपको मिड वेंट्रल साइड के ऊपर आपको एक स्पॉन्जी मीडियम के अंदर एक चीज देखने को मिलेगी। वो जो स्पॉन्जी मीडियम में आपको चीज देखने को मिलेगी उसको आप नाम देंगे कार्पस स्पोंजियोसम। क्या नाम देंगे? CS, कार्पस स्पोंजियोसम। क्या आप उसको नाम देंगे? आप उसको नाम देंगे कार्पस स्पोंजियोसम। और एक ऊपर की साइड के ऊपर और एक इस साइड के ऊपर, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? कैवर्नोसा। क्या देखने को मिलेंगे? 2 कैवर्नोसा, एक कार्पस स्पोंजियोसम, और साथ में आपको यहाँ पर कुछ ब्लड सिनियोसिस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ब्लड जो है वो फिल हो जाएगा। जब ब्लड फिल हो गया तो ब्लड सिनियोसिस की वजह से जो पीनस होता है वो क्या हो जाएगा? वो इरेक्ट हो जाएगा। पीनस क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। ब्लड सिनियोसिस की वजह से पीनस क्या हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है। अब इस इरेक्शन के पीछे जो रोल होता है ना बेटा, वो किसका रहता है? वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रहता है। अब सम टाइम क्या होता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है ना, ये रिलीज नहीं होती, यानी कि बार बार जब मास्टरबेट किया जाए या हैंड प्रैक्टिस की जाए तो उसके नतीजे में जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना बेटा, ये रिलीज होना कम हो जाता है। इसके नतीजे में एक चीज़ याद रखें, एक टैबलेट इस्तेमाल की जाती है, दैट्स नेम इज अ वाइग्रा। वाइग्रा वो टैबलेट है जो कि इस्तेमाल की जाएगी फॉर द टू इंक्रीज द आप कह लीजिए कि टाइमिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसको इंक्रीज करने के लिए जो वाइग्रा है वो टैबलेट क्या की जाएगी? इस्तेमाल की जाएगी। देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है ना, हार्मोन्स का भी रोल होता है, लेकिन याद रखें कि देयर इज द साइज ऑफ द पीनस डजंट मैटर फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिकॉज द साइज ऑफ द पीनस जो होता है ना बेटा, वो रिमेन कितना रहता है? उसका जो साइज होता है ना वो ऑलमोस्ट याद रखिएगा कि डेट इज इन द 5 इंचेस मोस्टली इन केस ऑफ पाकिस्तान, या फिर कह लीजिए कि 6 इंचेस इन सम मेल्स इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप बात करते हैं, देखें कुछ वेस्ट इंडियन की बात कर लीजिए, तो उन केसेस में बेटा क्या होता है कि वहाँ पे ना देखें वो फूड के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज अ डिपेंड ऑन द फूड। तो जैसे आपकी फूड है वही चीज़ जो है वो मेल में है, पाकिस्तान के अंदर वही चीज़ किस में रहने वाली है? फीमेल के अंदर रहने वाली है। सो द साइज डजंट मैटर, विच वन इज द मैटर? इट इज द थिकनेस विल बी मैटर, एंड द सेकंड थिंग इज दैट द टाइमिंग विल बी मैटर, एंड आई एम टेलिंग टू यू दैट द टाइमिंग डिपेंड्स ऑन द गैस, एंड दिस गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या करते हैं कि ब्लड सिनियोसिस को रिलैक्स करती है। जब ब्लड सिनियोसिस रिलैक्स होता है उसके नतीजे में ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो जो पीनस है वो इरेक्ट हो जाएगा। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जब नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो इनफ रिलीज नहीं हो रहा हो, तो उस केस के अंदर ये जो वाइग्रा की टैबलेट है, जिस टैबलेट कैन बी हेल्पफुल, ये हेल्पफुल रह सकते हैं, राइट। तो ये इजैकुलेशन जो होती है ना, इस सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के नतीजे में रहने वाली है। अब होगा क्या? देखिए, होगा इस तरह से कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्या होगा कि देखें, पहली बात जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसके पीछे रोल किस हार्मोन का होता है? उसके पीछे जो रोल है वो एक हार्मोन का रहेगा। उस हार्मोन का नेम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि एक्साइटमेंट में आप कह लीजिए कि इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट के लिए कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है। इसके अलावा एक्साइटोसिन हार्मोन जो होता है बेटा, जितनी भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है,
स्टॉलसिस। अब ये जो पेरिस्टॉलसिस मूवमेंट होती है ना, यानी कि जब इजैकुलेशन होनी है, इजैकुलेशन के दौरान क्या होगा कि जो स्पर्म्स होंगे उनको रिलीज होना है टेस्टिस से रिलीज होने के बाद उनको कैपिट एपिडिडमस में आना है, उसके बाद कॉर्पस एपिडिडमस में आना है, उसके बाद कॉडा एपिडिडमस में आना है, उसके बाद उनको स्पर्म डक्ट के अंदर आना है, यानी कि वास डिफरेंस में या डक्टस डिफरेंस में आना है, उसके बाद उनको मूव करते हुए देन स्पर्म डक्ट से इजैकुलेटरी डक्ट में जाना है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा, देन वो बॉडी से बाहर मूव करेंगे। अब ये जो टोटल जो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, इन सब के पीछे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। और पेरिस्टाल देखिए, स्पर्म खुद मूव नहीं कर सकता। अगर स्पर्म जो है वो मेल की बॉडी से लिए जाएंगे, यानी कि मास्टरबेशन के दौरान स्पर्म लिए जाएं, तो वो स्पर्म जो होते हैं वो कैपेसिटेट नहीं होते। स्पर्म कैपेसिटेट तभी होंगे जब वो फीमेल की बॉडी में होंगे। फीमेल की बॉडी में वो कम से कम कितना टाइम स्पेंड कर लेंगे, 6 से 7 घंटे स्पेंड कर लेंगे, फिर वो कैपेसिटेट हो जाएंगे, वो मूव करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज ऐसे रिलीज किए जाएंगे तो वो डेड स्पर्म्स होंगे, उसका कोई भी आप कह लीजिए कि वो फर्टिलाइज करने के काबिल भी नहीं होते। अब जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ये एक्साइटमेंट में भी रोल प्ले करता है, और पेरिस्टॉलसिस की मदद से जो स्पर्म होते हैं ना उसको रिलीज करने के अंदर भी इंपॉर्टेंट जो रोल है बेटा वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रहने वाला है। इज इट क्लियर? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि किस तरह से जो स्पर्म है वो बॉडी से रिलीज होंगे, कैपेसिटेट करेंगे और देन वो मूव करते हैं। अब फाइनल एक आखिरी चीज़ के साथ लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। लेक्चर हमारा लंबा हो गया, बेटा वो ये चीज़ है कि स्पर्म जो होती है उसकी लाइफ कितनी होती है। देखिए, स्पर्म्स की जो लाइफ होती है ना बेटा वो 48 आवर्स होती है। कितनी होती है जी? 48 आवर्स, 48 घंटे रहती है। अब इस 48 घंटे में भी ना जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं बेटा वो फर्स्ट 24 आवर्स में रहते हैं। किस में रहते हैं? फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर रहते हैं। तो बेटा ये चीज़ आपकी यहाँ पे स्पर्म्स की जो लाइफ है दिस, यानी कि स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर इतनी देर सिर्फ जिंदा रह सकता है, ये वो लाइफ आपको बताई है। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या प्रेगनेंसी रिटेन करना चाहते हैं, उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं या किन फैक्टर्स को मेंटेन करना है, उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होप सो दैट विल बी इनफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल यू गाइज। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी सॉर्ट ऑफ अप टू डेटेड नॉलेज, देन शेयर अस इन द कमेंट सेक्शन एंड kindly share this video with your fellows so that everybody कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि इल्म जो है उसको लाजमी फैलाइए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे उतना ज़्यादा पाकिस्तान के बच्चे सीखेंगे, उतना ज़्यादा वो आने वाले दिनों में फ्यूचर में चैलेंज कर पाएंगे फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।